A7 हिंदी। पायलट क्रेग के पहुंचने के अगले दिन उन्हें पैदल सेना की एक पूरी टुकड़ी द्वारा राहत प्रदान की गई, जो सुरक्षा बल के एक भाग के रूप में बेलमुंट में लंबे समय तक रहेगी, क्योंकि स्थानीय लोगों ने ये साबित कर दिया था कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैक्स को आदेश दिया गया कि वह सुबह अपने आदमियों के साथ 42वीं मैकेनाइज्ड और केपलर 111वीं पैदल सेना के शेष सदस्यों के साथ पुनः एकत्रित होकर अब्राहम केपलर तक वापस जाने के लिए रवाना हो। ब्रावो कंपनी के अनुभवी सैनिकों को भी यकीन नहीं था कि इस लूट का कितना हिस्सा उन्हें रखने की इजाजत होगी। आमतौर पर वे जो वापस लाते हैं वे हैं गहने और हथियार जो उनके निजी लॉकर में समा जाते हैं। हालांकि सार्जेंट और अधिकारी अपने लॉकर में प्लाज्मा तोपें रख सकते थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से जहाज के चालक दल को इसकी इजाजत नहीं थी। यदि उन्हें इसे सौंपना आवश्यक होता तो उन्हें वैध लूट के रूप में निर्धारित किसी भी चीज के लिए मुआवजा दिया जाता, तथा उन्हें स्पष्ट रूप से प्रौद्योगिकी सुविधा को लूटने का अधिकार दिया गया था। मुझे तारित्स रेज में जमा की गई सभी टैबलेट्स की जांच करवानी है। हम यहां मिली हर नई तकनीक को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि हम उसे शारीरिक रूप से अपने साथ नहीं ले जा सकते। मैक्स इंटरकॉम पर आवाज लगाता है और प्लाटून लीडर तारित्स रेज की ओर चल पड़ते हैं, इस बेहद आक्रामक करीबी लड़ाके से आमने सामने मिलने के लिए उत्सुक। निको ने मेचा को ऑफिस बिल्डिंग के आंगन के पास एक घुटने के बल खड़ा कर दिया है। इससे उसका कॉकपिट रेलिंग के बराबर हो जाता है और तारित्स रेज का ऊपरी हैच खुल जाता है। सीढ़ियां चढ़ते हुए निको अपनी ऊपरी कवच की फिसलन भरी सतह पर सुरक्षा के लिए एक लंबी चेन मेल को वॉकिंग पैड की तरह फैलाती है। उन्होंने जिस रक्त मिश्रित मोम का इस्तेमाल किया है वह एक अद्भुत उत्पाद है। उस पर कोई गंदगी नहीं चिपकती और अब भी वह पहले की तरह ही चिकनी है। आपका स्वागत है, एक एक करके कृपया अपनी लूट मेरे पास ले आएं। मेरे पास हैकिंग से जुड़े सिस्टम टैलेंट हैं, इसलिए मैं आपकी सारी कीमती जानकारी रिकॉर्ड करके वापस कर दूंगा ताकि आप पूरा क्रेडिट ले सकें। निको क्रूसेडर के इंटरकॉम पर उन्हें सूचित करता है। उन्होंने सोचा था कि वह बाहर निकल जाएगी या कम से कम उनका स्वागत करने के लिए खड़ी होगी और उनके सामने आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसके बजाय वे उसके पास जा रहे हैं। सबसे पहले लेफ्टिनेंट बेकी आती हैं, जो उनसे पहले ही व्यक्तिगत रूप से मिल चुकी हैं। वह अपनी यूनिट द्वारा इकट्ठा किए गए टैबलेट उन्हें सौंपते हैं और आधे मिनट बाद वह मेचा की स्क्रीन पर डेटा के स्क्रॉल देख सकते हैं। बेकी ने वाकई उन्हें हैक कर लिया है और जो भी दिलचस्प लगा उसे रिकॉर्ड कर लिया है। अच्छी खोज। इनमें से एक में एक संशोधित पावर सेल है जिससे लाइन मेचा रिचार्ज के बीच आयन तोप से 6 अतिरिक्त शॉट ले सकेगा। यह एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है और जब अब्राहम केपलर के पास अपनी कंस्ट्रक्टर मशीनों के लिए ये तकनीक होगी तो उन्हें इसका अच्छा इनाम मिलेगा। मॉरिसन नामक एक युवा सार्जेंट अगली पंक्ति में आने में सफल हो जाता है। वह इतना उत्साहित होता है कि वह निको द्वारा बिछाए गए रास्ते से लगभग गिर जाता है। स्वागत है सार्जेंट, आपसे मिलकर खुशी हुई। निको उसका अभिवादन करती है, जबकि वह उसके क्रूसेडर के अंदरूनी हिस्से को देखकर स्तब्ध रह जाता है। बाहर का हिस्सा पूरी तरह से लाल, काला और कांस्य रंग का है, जिसमें कांटेदार तार और लटकती हुई जंजीरें हैं, इसलिए उसने अनुमान लगाया था कि अंदर भी इसी तरह का क्रूर डिजाइन होगा, लेकिन उसने जो पाया वह एक हल्के भूरे और गुलाबी रंग के बिस्तर के साथ एक नियमित भूरे रंग का इंटीरियर था और एक दुबली पतली, काले बालों वाली महिला पायलट बिस्तर पर बैठी थी, जिसने अपने जूते उतार दिए थे और उसकी पायलट वर्दी का कवरॉल उसकी कमर पर बंधा हुआ था, जिससे उसके नीचे नियमित काले रंग का टैंक टॉप दिखाई दे रहा था। अगर उसने उसे लड़ते नहीं देखा होता तो उसकी दोस्ताना मुस्कान उसे यह यकीन दिला देती कि वह एक दयालु और नाजुक लड़की है जो अभी अभी ट्रेनिंग से लौटी है। लेकिन वह एक अल्फा रैंक की पायलट है। मॉरिसन को इसमें कोई शक नहीं कि अगर उसने उसे नाराज किया तो वह उसे बुरी तरह पीट सकती है। हमने ये दर्जन भर हार्ड ड्राइव और 2 डेटा टैबलेट बरामद कर लिए हैं, कैप्टन, वह औपचारिक रूप से कहता है। आराम करो, मैं काटता नहीं हूं। निको हंसती है और मॉरिसन देखती है कि वह उन्हें अपने हाथों में पकड़ती है और डेटा उसके मेचा की मुख्य स्क्रीन पर स्क्रॉल करना शुरू कर देता है। मुझे लगता है कि हमें अपना विजेता जल्दी ही मिल गया है। नए हाई एक्सप्लोसिव बैटल कैनन राउंड्स और मैन पोर्टेबल प्लाज्मा कैनन्स दोनों के लिए योजनाएं हैं। निको खुश होता है और मॉरिसन की ओर किसी चीज की एक छोटी बोतल उछालता है। वह रहस्यमय इनाम जेब में डालने की कोशिश करता है, लेकिन निको उसे रोक देता है। इसे पी लो और बोतल वापस दे दो। वह शायद उसे सबके सामने जहर नहीं देगी, इसलिए मॉरिसन बोतल गटक जाता है, ये समझते हुए कि यह जहाज में बनी रम की बोतल है। वह बोतल वापस फेंक देता है और वह आंख मारते हुए उसे डेटा ड्राइव और टैबलेट थमा देती है।
मिशन पर शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से गिराने के लिए नियमन लोड आउट में नहीं है। पायलट निको ने किसी विशेष अवसर के लिए इसे अपने निजी सामान में छिपाया होगा। एक के बाद एक प्लेटून के नेता अपनी खोजों का विश्लेषण करवाने के लिए आते हैं, जिनमें से अधिकांश में अनुसंधान नोट्स और आधार रसद संबंधी जानकारी होती है, जो खुफिया टीमों के लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन यह उतना बड़ा स्को नहीं होता जिसकी उन्हें उम्मीद थी। यदि सभी लोग ऐसा ही करते हैं तो परिवहन के लिए उस डेटा को संग्रहित कर लें और बाहर जाने के लिए तैयार हो जाएं। जब विवरण मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उठाने का स्थान केवल 50 किलोमीटर दूर है। अब चूंकि उनके पास गाड़ियां हैं, तो ये काम दोपहर के भोजन से पहले हो जाएगा, इसलिए वे सुबह होते ही निकल पड़ते हैं। हर आधे घंटे में रुककर और पैदल सैनिकों को इकट्ठा करते हैं, जब तक कि उनके वाहन अंदर और बाहर से सैनिकों से भरकर उठाने वाले स्थान की ओर नहीं बढ़ जाते। उनके पहुंचने तक उनके पास कुल मिलाकर लगभग 300 सैनिक थे, लेकिन इतने सैनिकों को ढूंढने के लिए उन्हें 7 कंपनियों के बचे हुए सैनिकों को इकट्ठा करना पड़ा। पूरी ताकत के साथ एक कैप्लर इन्फेंट्री कंपनी में 1000 सैनिक होते हैं, जिनमें 10-10 सैनिकों के 10 दस्ते की 10 प्लाटून होती हैं। जब उन्होंने शुरुआत की थी तब ब्रावो कंपनी की ताकत उस ताकत का 10वां हिस्सा मात्र थी, क्योंकि कैप्लर 111वीं रेजिमेंट ने उनके दौरे में भारी नुकसान उठाया था, और ऐसा लगता है कि इस लड़ाई के बाद हालात और भी बदतर हो गए। मैक्स को आश्चर्य नहीं होगा अगर रेजिमेंट को जल्दी ही सेवानिवृत्त कर दिया जाए या उनकी संख्या बढ़ाने के लिए किसी अन्य लड़ाकू इकाई में मिला दिया जाए। यदि 8 कंपनियों के पास भी एक पूर्ण शक्ति वाली कंपनी के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं है, तो इस मुठभेड़ के बाद उन्हें युद्ध में प्रभावी माने जाने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। अब्राहम केपलर ने सैनिकों को वापस लाने के लिए यथासंभव अधिक से अधिक लैंडर्स को बचाया। पहली लहर में गिराए गए ज्यादातर लैंडर्स तब भी कबाड़ ही रहेंगे, भले ही वे ग्रह पर सही सलामत पहुंच गए हों और उन्हें पुनर्चक्रित करने की जरूरत होगी, लेकिन दूसरी लहर के ज्यादातर लैंडर्स बिना किसी आग के नीचे पहुंच गए। स्टेलवार्ट, कृपया अपनी यूनिट को कक्षीय निष्कर्षण के लिए लैंडर तक ले जाएं। अन्य लामबंदी आदेशों की एक लंबी सूची के बीच उनके घर जाने की घोषणा होती है। जिस लैंडर को उन्हें सौंपा गया है वह ड्रॉप के समय एक कमांड यूनिट था, अतिरिक्त बख्तरबंद और मानक काले रंग के बजाय अनुकूली छलावरण से रंगा हुआ। ऐसा लगता है कि वे सबसे आखिर में लोड होते हैं और उनके पहुंचने से पहले लैंडर के ज्यादातर मेचा रेस्टोरेंट पहले से ही भरे हुए थे। ज्यादातर मेचा अपनी यूनिट से भी ज्यादा खराब दिखते हैं, छोटे हथियारों की गोलाबारी से क्षतिग्रस्त और मेचा हमलों से गड्ढों में तब्दील। एक मेचा के कवच के ऊपरी कवच में एक लंबी जली हुई लकीर भी है और 3 गहरे निशान हैं जहां से वह थर्मल टॉर्च से लैस पंजे से नजदीकी लड़ाई में बच गया था। अधिकांश पायलट उतर चुके हैं और वे हंसी मजाक कर रहे हैं तथा जहाज पर उपलब्ध गैर अल्कोहलिक पेय पदार्थों के छोटे स्टॉक से पी ले रहे हैं, लेकिन मैक्स तब तक अपने मेचा में आराम करना चाहता है जब तक वे उस वातावरण से बाहर नहीं निकल जाते। दुनिया को पूरी तरह से अपने अधीन घोषित कर दिए जाने के बावजूद लैंडर्स की पहली लहर में ही निकल जाना लगभग उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि उनके साथ उतरना। कोई भी जीवित विद्रोही निश्चित रूप से एक आखिरी बदला लेना चाहेगा। मैक्स के पास लैंडर के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच नहीं थी, लेकिन ऊपर जाते समय उसे किसी भी तरह की दुश्मनी की आवाज सुनाई या महसूस नहीं हुई। बस कुछ मिनट तक अत्यधिक उच्च गुरुत्वाकर्षण और कंपन, फिर कंपन समाप्त होने के कुछ सेकंड बाद कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण में सहज संक्रमण। AK-90210 BH-23 की ओर बढ़ें, डॉकिंग की घोषणा होती है और मैक्स मुस्कुराता है। लॉन्च बे का सेक्टर H उनके हैंगर के सबसे करीब है, इसलिए उसकी यूनिट कल की डीब्रीफिंग और अपेक्षित तैनाती परिवर्तनों के लिए सबसे पहले तैयार होने वालों में से होगी। मैक्स के अपने बंक पर लौटने के उत्साह के बावजूद अब्राहम केपलर पर माहौल गमगीन है। वे भले ही सबसे पहले वापस लौटे हों, लेकिन जहाज पर मौजूद क्रू के पास युद्ध क्षेत्र के सैटेलाइट फुटेज मौजूद है, इसलिए वे युद्ध की प्रगति और अनुमानित नुकसान पर नजर रख पा रहे हैं। ज्यादातर लोग इसे मनोरंजन के लिए नहीं देख रहे हैं, बल्कि उन्हें हालात से अपडेट रहना है ताकि वे उस मेचा के लिए सप्लाई और पार्ट्स की तैयारी कर सके जिसके लिए वे जिम्मेदार हैं। मैक्स इस बार दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक उतरा था, इसलिए उसकी यूनिट के लिए यह विकल्प नहीं था, लेकिन अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों के लिए नियमित सप्लाई अपेक्षित है और उनकी सफलता और निरंतर युद्ध क्षमता के लिए बेहद जरूरी भी। मरम्मत करने वाले वे तुरंत अपनी इकाइयों पर काम शुरू कर देते हैं, अगली लहर आने से पहले जितना हो सके उतना काम पूरा कर लेना चाहते हैं। मैक्स को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन निको को हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं जिससे मेचा को निष्क्रिय करने का खतरा हो, लेकिन हर एक कवच पैनल में कुछ हद तक नुकसान जरूर होता है।
मैक्स उन्हें काम करते हुए देख रहा था, तभी फ्रिट्ज नामक एक तकनीशियन उससे बात करने के लिए आया। इतना चिंतित मत दिखा, नजदीकी मुकाबले वाले मेचा के लिए उस स्तर का नुकसान कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब है कि यह बुरा लग रहा है, लेकिन इससे कवच की क्षमता में 15% से ज्यादा की कमी नहीं आई। ये सब सटीक क्षति है। ऐसा नहीं है कि इससे मरम्मत दल ज्यादा खुश होंगे, लेकिन वे सुबह तक सब ठीक कर लेंगे। क्रूसेडर्स की तुलना में लाइट मेचा के लिए ये कठिन था। 6 इकाइयां मध्यम या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त थीं, जिनमें से 2 या तो निष्क्रिय थीं या फिर निष्क्रिय थीं। लेकिन कम से कम उनके पास अभी भी सभी पायलट थे। वाहनों पर कब्जा करने के शुरुआती हमले में ब्रावो कंपनी के 6 लोग मारे गए और 23 और घायल हुए। कैप्टन कैटन पहले ही अपने लोगों को उनके क्वार्टरों में वापस ले जा चुके हैं या स्वास्थ्य लाभ के लिए मेडिकल बे में ले जा चुके हैं, और निको तारित रैज की मरम्मत में सहायता कर रहा है। इसलिए मैक्स लेफ्टिनेंट बेकी और लाइट मेचा के साथ शाम के भोजन और कुछ पे के लिए शामिल होता है। शाम होते होते और भी इकाइयां आ जाती हैं और आधी रात के बाद ही सभी को लोड करने की सूचना मिलती है। अब्राहम कैप्लर को पहले से ही लोडिंग प्राथमिकताएं मिल गई होंगी, क्योंकि निर्धारित 5 दिन की प्रस्थान अवधि के पहले दिन के अंत तक सभी को वापस भेज दिया गया था, या शायद उनके नुकसान और पहले से ही कम संख्या के कारण ही उन्हें वापस लाना इतना आसान हो गया था। मैक्स स्पेशल फोर्स कैडेट्स के छात्रावासों में रुकता है और पाता है कि वे खाली हैं, लेकिन उनमें लोग हैं, इसलिए कम से कम कुछ तो वापस आ गए। लेकिन उसे बाद में पूछना होगा कि उनका मिशन कैसा रहा। निको का बंद दिखा रहा है कि वहां लोग हैं, इसलिए वह पहले से ही सो रही होगी, यानी उसका मेचा ठीक होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वह बिस्तर पर नहीं जाती, वह कॉकपिट में सो रही होती। बेलमोंट की लड़ाई की पूरी लागत अगली सुबह स्पष्ट हो जाती है, जब मैक्स जहाज की स्थिति की जांच करता है। 704 लड़ाकू तैयार मेचा, युद्ध से पहले 1065 से कम, और 111वीं इन्फेंट्री में 30,000 से अधिक लड़ाकू तैयार पुरुष बचे हैं। 10,000 का नुकसान। एक ही युद्ध में 30% हताहतों की दर असामान्य नहीं है, लेकिन यदि समग्र संख्या ऐसी ही दिखती है तो इंपीरियल सिद्धांत इसे एक सामरिक नुकसान के रूप में गिनेगा। हालांकि तकनीकी रूप से यह एक जीत थी, क्योंकि ग्रह को फिर से अनुपालन में लाया गया था। हालांकि कुल आंकड़े उसकी पहुंच में नहीं है, और इस समय मैक्स उन्हें जानना नहीं चाहता। उनके लिए तो बस नर्क का एक टुकड़ा ही काफी था। विशेष बल के कैडेट शोक में हैं जब मैक्स उन्हें दोपहर के भोजन पर देखता है। केवल 4 लाइट मेचा ही अग्रिम पंक्ति पर तैनाती से घर पहुंच पाए, साथ ही रूसो और इबानेज भी, लेकिन इबानेज गंभीर रूप से घायल हो गया जब उसके मेचा स्किमिटर को युद्धतोप से 2 प्रत्यक्ष प्रहार लगे। मेचा अभी भी निष्क्रिय सूची में है, लेकिन मेडिकल बे में गहन उपचार की एक रात के बाद और मैदान में कई दिनों तक उपचार के बाद इबानेज अब होश में है और चलने फिरने में सक्षम है। एक अल्फा रैंक वाला पायलट लगभग किसी भी स्थिति से उबर सकता है। अगर उसका शरीर सही सलामत हो तो वह शुरुआत में बहुत बुरी हालत में रहा होगा। अब्राहम कैप्लर उस शाम अपनी कक्षा से बाहर निकलकर पास के एक क्षुद्रग्रह क्षेत्र में स्थित एक दंडात्मक कॉलोनी की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए उनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए वे अतिरिक्त पैदल सेनाएं जुटा रहे हैं। उस तरह की कक्षीय जेल में हर कोई कठोर श्रम की आजीवन सजा काट रहा है। वहां कोई निर्दोष नहीं है और लगभग उतने ही सभ्य इंसान हैं। लेकिन उन्नत तकनीक के उचित उपयोग से वे अभी भी साम्राज्य की सेवा कर सकते हैं। जेल में लगभग 10 लाख कैदी हैं और कमांड ने पुनर्वास के लिए उनकी संख्या के 10वें हिस्से की समीक्षा करने का आदेश दिया है। किसी भी देशद्रोही या बाल शोषण करने वाले पर विचार नहीं किया जाएगा, लेकिन अब्राहम कैप्लर में संभवतः 1 लाख हत्यारे और कायर शामिल हो जाएंगे। युद्ध में सहयोगियों की मृत्यु का कारण बनने वाली कायरता उन दुर्लभ अवसरों पर एक सैनिक को आजीवन कारावास की सजा देती है, जब यह स्पष्ट और इतनी गंभीर हो कि उसे दंडित किया जा सके। लेकिन कुछ वर्षों तक प्रेशर सूट पहनकर कुल्हाड़ी से क्षुद्रग्रहों का खनन करते हुए 18 घंटे काम करने के बाद वे पुनर्वास के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होते हैं। नए आने वालों को ज्यादातर अलग थलग रखा जाता है, लेकिन मैक्स उनमें से कई को लाइन मेचा हैंगर में ले जाते हुए देख सकता है। ये कुछ लोग अपराधी बनने से पहले पायलट थे और अब उन्हें अपराधी पैदल सेना के साथ दुश्मन की सीमा के पीछे एक आत्मघाती मिशन पर भेजा जाएगा। अगर वे खुद को साबित कर देते हैं और बच जाते हैं तो उन्हें पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा और सेना में बहाल कर दिया जाएगा। अगर वे भाग जाते हैं या साम्राज्य के खिलाफ हो जाते हैं तो कैदी की पहचान उनके दिल में एक घातक जहर डाल देगी। मैक्स ने इस नीति को अस्वीकार कर दिया, लेकिन अनिच्छा से स्वीकार किया कि युद्ध में शीघ्र मृत्यु जेल में धीरे धीरे बर्बाद होने से बेहतर हो सकती है।
नए रंगरूटों के जहाज पर चढ़ने और तैनात होने के बाद अब्राहम केपलर के अगले गंतव्य की घोषणा की जाती है। ग्रह KSF 129 एक कृषि प्रधान दुनिया जिसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, पर विद्रोहियों ने आक्रमण कर दिया है। बेलमोंट के विपरीत स्थानीय लोग वफादार हैं और लड़ाई पहले से ही जारी है। परिवर्तन के लिए तैयार रहें। गंतव्य KSF 129, अनुमानित समय 37 घंटे 16 मिनट है। तैनाती के आदेशों के लिए तैयार रहें। कमांड को उम्मीद है कि यह एक विस्तारित अभियान होगा। खनन कॉलोनी बेलमोंट के विपरीत, यह एक पूरी तरह से आबाद दुनिया है, जिसकी आबादी 1 अरब से ज्यादा है, लाखों की संख्या में आक्रमणकारी सेना है, और प्रतिरोध में मदद के लिए सेना के बेड़े के जितने जहाज आ सकते हैं, उतने आ रहे हैं। मैक्स और दूसरे मेचा पायलटों के लिए इसका मतलब है कि उन्हें सामान्य से भी ज्यादा तैयारी करनी होगी। वे मेचा में 60 दिनों के लिए पानी और भोजन सहित जरूरी सामान का स्टॉक रखेंगे। लेकिन ये लंबी अवधि मैक्स के लिए चिंता का विषय है। बैटल कैनन को ज्यादा बड़े गोला बारूद भंडारण के साथ आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन गेटलिंग बैटरी ऐसे परिदृश्य के लिए गोला बारूद को बहुत जल्दी खत्म कर देती है। वह मानता है कि उन्हें फिर से एक दूरस्थ स्थान पर भेज दिया जाएगा, इसलिए मैक्स निको की तलाश में जाता है ताकि प्रतिस्थापन हथियार विकल्पों पर चर्चा की जा सके, इससे पहले कि वह जनरल टेनेंट से एक एहसान मांगने के लिए जाए और अपने मुख्य हथियारों में से एक को बदलने की कोशिश करे। निको पहले से ही रिपेयर बे में है, तारित के रैज की जांच और स्टॉकिंग कर रही है, लेकिन हैरानी की बात है कि पैदल सेना के 2 आदमी उसके साथ आ जाते हैं। कैप्टन कैटन, जो हाल ही में एक साथ लड़े थे, ज्यादा हैरान करने वाले नहीं हैं, लेकिन वहां एक आदमी पेनल रेजिमेंट का जंपसूट भी पहने हुए है। कैप्टन मैक्स, स्वागत है। आप कैप्टन कैटन को तो जानते ही हैं, और यह पेनल रेजिमेंट का कोलमार है। उसने सुना है कि तारित्स रैज और स्टालवार्ट जहाज पर हैं और उसे मिलने आना है। उसकी यूनिट कैप्लर 142 से है। निको समझाता है। अब्राहम कैप्लर में आपका स्वागत है, कोलमार। क्या मेचा वैसा ही है जैसा आपने सोचा था? वो और भी बहुत कुछ, कैप्टन। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम उन्हें स्थिर अवस्था से बाहर देखेंगे, लेकिन अब उन्हें देखो, युद्ध के बाद पूरी तरह चमक रहे हैं और खुश हैं। इतनी जल्दी यहाँ क्या आ गया? युद्ध के लिए स्टालवार तैयार कर रहे हो? कुछ ऐसा ही। हम एक विस्तारित तैनाती की उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए मैं पायलट निको से हथियारों के विकल्पों के बारे में कुछ पूछना चाहता था। हमने पिछली लड़ाई में अच्छी खासी योग्यता अर्जित की और कुछ उच्च तकनीक वाली ट्रॉफियां भी जीती, इसलिए मैं स्टालवार्ट की गेटलिंग बैटरी को अपग्रेड करने की उम्मीद कर रहा हूं। मैक्स अपने मेचा की ओर प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब देता है। मेरे पास बिल्कुल सही चीज है। बेलमोंट के गोदामों से बरामद। मुझे पता है कि स्टालवार्ट में एक मानक रेड इंजन है, लेकिन पल्स लेजर बैटरी बिजली के इस्तेमाल में काफी आसान है। निको सुझाव देते हैं, गेटलिंग बैटरी की तरह यह एक उच्च मात्रा वाला, कम क्षति वाला हथियार है, लेकिन यह एक ऊर्जा हथियार है, न कि एक ठोस प्रक्षेप्य। यह अद्भुत होगा और उसके मेचा की बुनियादी कार्यक्षमता और लेआउट को बनाए रखेगा, इसलिए उसे केवल नए हथियार का उपयोग करने के लिए प्राधिकरण प्राप्त करने की आवश्यकता होगी और स्टालवार्ट की भूमिका को पूरी तरह से मिश्रित में बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। मैक्स शस्त्रागार सूची की जांच करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसे अपने मेचा को किस चीज से लोड करने की अनुमति है, और पाता है कि न केवल पल्स लेजर बैटरी, बल्कि नई बैटल कैनन, गोला बारूद और कुछ अन्य यादृच्छिक उन्नयन, जिनकी उसे वास्तव में आवश्यकता नहीं है, पहले से ही युद्ध लूट टीम द्वारा संसाधित किए जा चुके हैं। युद्ध में लूटे गए माल को इतनी तेजी से संसाधित और साफ करवाने का काम जनरल टेनेंट का ही रहा होगा। आमतौर पर इस प्रक्रिया में हफ्तों या महीनों का समय लगता है, लेकिन अब्राहम कैप्लर में वापस आए उन्हें 2 दिन भी नहीं हुए हैं। मैक्स ने मुख्य हथियारों में बदलाव का चयन किया तथा अपने युद्ध तोप के लिए पीछे की ओर लगे विस्तारित दोहरे फीड वाले गोला बारूद बेल्ट का अनुरोध किया, जिससे वह प्रत्येक शॉट के साथ कवच भेदी और उच्च विस्फोटक गोले के बीच स्विच कर सकेगा, साथ ही उसकी कुल क्षमता को 2 गुने से भी अधिक बढ़ा सकेगा। फिर राशन और आवश्यक वस्तुओं की बारी आती है, जिसका अर्थ है कि मैक्स के लिए अपने मेचा के भंडारण टैंकों और अलमारियों को साफ करने और दोबारा जांचने का समय आ गया है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, कोलमार, शायद हम फिर मिलेंगे। मैक्स ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा और जाने के लिए मुड़ गया। क्या उन्होंने अभी तक आधिकारिक तैनाती नोटिस नहीं भेजा है? आप मुझे बहुत ज्यादा देखेंगे। मेरे आदमियों को कैप्टन कैटन के नेतृत्व में 2री बटालियन की ब्रावो कंपनी को मजबूत करने के लिए नियुक्त किया गया है, और हम सब कुछ ही दिनों में आपके और तारित रैज के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। जनरल टेनेंट सुरक्षा फीड पर उस खबर पर मैक्स की प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुरा रहे हैं।
कोलमार और उसकी टुकड़ी को मिशन से भटकने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा एक असुरक्षित ग्रह पर तैनात नागरिकों को बचाने के लिए किया था। ग्रह द्वारा निष्ठा की घोषणा करने से पहले वे सैन्य कानून के तहत मित्र राष्ट्र नहीं थे, इसलिए सजा कठोर थी। वे कुछ राजनीतिक रूप से जुड़े मित्रों की मदद से देशद्रोही बनने के आरोपों से मुक्त होने में सफल रहे, जिन्होंने तब जनरल टेनेंट से अनुरोध किया कि वे उन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये देखते हुए कि इस भर्ती के दौरान उन्हें क्षमा किया जा सकता है। उपलब्ध सभी सुदृढ़ीकरण विकल्पों में से ये लोग निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ थे, और इससे ब्रावो कंपनी पूरी ताकत के साथ वापस आ गई। सुबह का जनरल का आखिरी काम उनके साथ जाने के लिए कुछ और लाइट मेचा इकट्ठा करना है। लेफ्टिनेंट बेकी और उनकी एकमात्र किशोर मेचा टुकड़ी आने वाली लड़ाइयों के लिए पर्याप्त नहीं होगी। उन्हें और लाइट मेचा की जरूरत पड़ेगी, बशर्ते जनरल टेनेंट उन्हें जेल से आई भीड़ में ढूंढ सकें। मैक्स ने अपने रहने के स्थान को साफ करने के लिए गेंट्री पर चढ़ने से पहले स्टालवार्ट के लिए राशन के कुछ डिब्बे लेने के लिए रुक गया। बेलमोंट के मेचा में इतना लंबा समय बिताने के बाद कॉकपिट को पूरी तरह से साफ करने और दुर्गंध दूर करने की सख्त जरूरत है। पहला कदम कॉकपिट से हर उस चीज को हटाना है जो बोल्ट से बंद नहीं है। ये पूरा होने के बाद हाई-टेक भाग शुरू होता है। मरम्मत गेंट्री में एक स्वचालित सफाई मशीन है जो आपके लिए मेचा के अंदर सभी सतहों को साफ और रोगाणुमुक्त कर देगी, लेकिन पायलट को किसी भी ढीली चीज को हटाना होगा, अन्यथा उसके क्षतिग्रस्त होने का खतरा है। मैक्स अपनी पुरानी वर्दी और बिस्तर कपड़े धोने की गाड़ी में डालता है जो खतरे की पट्टी से रंगे रास्ते पर खड़ी है, बस अपने जैसे किसी पायलट का इंतजार कर रहा है जो स्वचालित सैनिटाइजिंग प्रक्रिया के लिए अपने मेचा को साफ करे। एक अटेंडेंट कपड़े धोने आता है, जबकि मैक्स स्टालवार्ट के पास रुकता है और सीमित जगह को व्यवस्थित करने की योजना बनाता है। कपड़े धोने की सुविधा के स्वचालित सैनिटाइजर को सब कुछ साफ करने में केवल कुछ मिनट लगते हैं, इसलिए मैक्स के अपने संगठन चार्ट के साथ समाप्त होने से बहुत पहले ही उसका सामान वापस आ जाएगा। इसके विपरीत निको अपने कॉकपिट के अंदर की हर चीज को ऑटोमेटिक फंक्शंस की बजाय खुद साफ करती है। हो सकता है कि उसके कॉकपिट को कस्टमाइज किया गया हो और मशीन को समझ नहीं आ रहा हो कि उसे क्या करना है, या फिर उसे हाथों से काम करने का तरीका ज्यादा पसंद हो ताकि सब कुछ उसकी संतुष्टि के अनुसार हो। ये संभवतः सजावट के कारण नहीं है, केवल व्यक्तिगत वस्तुओं का उल्लेख उन्होंने किया है। वे है बिस्तर जो उन्होंने पहली बार आने पर मंगवाया था, उसी समय जब उन्होंने अपनी घड़ी मंगवाई थी, तथा अब्राहम केपलर के छात्रावास के लिए एक अतिरिक्त तकिया। अपना राशन पहुंचाने और पानी की टंकी को साफ करके फिर से भरने के बाद मैक्स अपना कुछ निजी सामान वापस मेचा में लाद देता है। साधारण इंटीरियर को देखते हुए मैक्स को लगता है कि कॉकपिट में कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसे अतीत की याद दिलाए, लेकिन बेलमोंट में रहते हुए उसने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया था। मैक्स ने फैसला किया कि अब से वह पुरानी यादों के लिए कुछ न कुछ इकट्ठा जरूर करेगा। लेकिन जब वह साफ कपड़े छांट रहा था तो मैक्स को अपनी चीजों के बीच एक तोहफा मिला। टारेट्स रेज के पीछे लैंडर से बाहर निकलते हुए उसकी एक तस्वीर। यह शायद लेफ्टिनेंट बेकी के फीड से आई होगी, क्योंकि वह जगह पैदल सेना के हेलमेट कैमरे के लिए बहुत ऊंची है। मैक्स को यकीन नहीं है कि यह उससे किसने भेजा था, लेकिन वह इस प्यारी याद के लिए शुक्रगुजार है और इसे अपनी सीट के पास लगी एक पारदर्शी जेब में रख लेता है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर लिखित नोट्स के लिए किया जाता है। कई पायलट बाद में देखने के लिए चीजें लिखना पसंद करते हैं, ये कहते हुए कि इससे उनकी याददाश्त बेहतर होती है, लेकिन मैक्स उन लोगों में से नहीं है। कैप्टन, क्या तुम्हारा काम लगभग पूरा हो गया है? हमें तुम्हारे हथियार बदलने होंगे, इसलिए जब हम काम करेंगे तो मेचा थोड़ा हिलेगा। एक तकनीशियन बाहर से आवाज लगाता है और मैक्स अपना सिर बाहर निकालकर उन्हें आश्वस्त करता है कि वह जाने के लिए तैयार है। आगे बढ़ो, जब तक तुम काम करोगे मैं तारित के रेज का जायजा लूंगा, मैक्स बाहर निकलते हुए कहता है। जैसे ही वे काम पूरा करेंगे उसे उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी। उसका मेका मॉडिफिकेशन कौशल उसके अनुकूलन के साथ मिलकर बहुत अच्छा है। पल्स लेजर बैटरी प्रति सेकंड 24 पल्स फायर करती है, जो ऊष्मा संग्रहण को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए लेजरों के 6 सेटों पर बैरल घुमाती है। प्रक्षेप्य को नजरअंदाज करें तो ये कार्यात्मक रूप से उस गैटलिंग बैटरी के समान ही है जिसकी यह जगह ले रहा है। ये भी विशाल पैदल सेना और हल्के मेचा को नष्ट करने के समान ही काम करता है। अगर निको इसे और अधिक कुशल बना सके तो उसका अनुकूलित बहुलक्षीकरण अपने पूर्ववर्ती की गोला बारूद सीमाओं के बिना एक वास्तविक रूप से घातक संयोजन बना देगा। असल अदला बदली में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्रूसेडर क्लास चेसिस के निचले आर्म सेक्शन को आसान मरम्मत और हथियार बदलने के लिए मॉड्यूलर बनाया गया है।
इंस्टॉलेशन और कार्यक्षमता की जांच के लिए 1 या 2 घंटे का समय पर्याप्त होना चाहिए। हे निको, वहां नीचे क्या चल रहा है? मैक्स उसके कॉकपिट के करीब पहुंचते हुए पुकारता है, क्योंकि वह कैटवॉक पार करके खुले हैच तक नहीं जाना चाहता था। उसका कवच गीला होने पर भी फिसलन भरा लगता है, इसलिए कस्टम लाल रंग अभी भी सूख रहा है, या फिर उन्होंने उस चिकने मोम की एक और परत लगा दी है। यह ऐसी चीज नहीं है जिस पर वह फिसलकर गिरना चाहेगा, खासकर जब कवच के किनारे पर रेजर वायर अभी भी लगा हुआ हो। बहुत बढ़िया, मैं अभी अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रही हूँ। क्या आपको बेकी से तोहफा मिला? उसने ये हमारी पहली तैनाती की याद में बनवाई थी, लेकिन बात करने का मौका मिलने से पहले ही उसे बुला लिया गया। अपने विंग में अतिरिक्त सैनिक भेजने के बारे में कुछ? मुझे बाद में उनका शुक्रिया अदा करना होगा, लेकिन जब आपको थोड़ा खाली समय मिलेगा तो वे स्टालवार्ट पर पल्स लेजर लगा रहे हैं, और अगर हो सके तो मैं चाहूंगा कि आप उन्हें दक्षता और मारक क्षमता के हिसाब से संशोधित करें। मैक्स ने वापस फोन किया। कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता कि हम चक्र दर को कितना बढ़ा सकते हैं, इसे ऑपरेटिंग तापमान बनाए रखने के लिए इस तरह सेट किया गया है, लेकिन अगर हम थर्मल दक्षता बढ़ा सकें तो मैं इसे बिना किसी ज्यादा गर्म होने की समस्या के थोड़ा बहुत समायोजित कर पाऊंगा। यही तो कोई भी मांग सकता है। आखिरकार हर मेचा हर काम पूरी तरह से नहीं कर सकता। पायलट अपने मेचा को अपने कौशल के साथ संतुलित करते हैं जितना वे कर सकते हैं या करने की अनुमति है। कौशलों के बारे में सोचते हुए मैक्स को लग सकता है कि उसका तीसरा कौशल अभी भी अटका हुआ है, किसी चीज का इंतजार कर रहा है। युद्ध के दौरान उसके आंकड़ों में जो बढ़ोतरी हुई है उसके बावजूद भी अभी इसके प्रकट होने की जल्दी है, लेकिन यह एहसास उसे थोड़ा चिंतित कर रहा है, और मैक्स उम्मीद करता है कि युद्ध में फिर से उतरने से पहले ये शांत हो जाए। निको तकनीशियनों के काम खत्म होने का इंतजार भी नहीं करती, इससे पहले कि वह मेचा पर चढ़ती है और मरम्मत बे तकनीशियन से परीक्षण उपकरण उधार लेती है जो स्थापना का काम पूरा कर रहा है। हमारे पास यह है, मैं डायग्नोस्टिक्स करूंगी और पायलट मैक्स सिस्टम चेक कर सकता है। वह उन्हें दूर भगाते हुए कहती है। उनमें से कोई भी इस बात पर बहस नहीं करेगा, उनके पास करने के लिए बहुत सारा काम है। जटिल कामों पर जरूरत से ज्यादा समय बिताने से और भी ज्यादा मेचा मशीनें काम करने लायक स्थिति में आने के लिए इंतजार में रह जाती हैं। निको सिस्टम को ठीक करने में व्यस्त है, इसलिए मैक्स उसके कॉकपिट में चढ़ जाता है और डायग्नोस्टिक मोड में पावर अप करता है। स्टेलवार्ट एक्टिव, डायग्नोस्टिक मोड सक्रिय। स्वागत है पायलट मैक्स। शस्त्रागार में परिवर्तन का पता चला। उसके हेड्स अप डिस्प्ले में मेचा संदेश उसी समय समाप्त हो जाते हैं जब सिस्टम नोटिस शुरू होते हैं। नया सिस्टम कौशल ऑनलाइन, स्प्लिट फायर सक्रिय। मैक्स को पूरी तरह से यकीन नहीं है कि यह क्या करता है, इसलिए वह अपने सिस्टम इंटरफेस को देखता है और पाता है कि वह अभी भी 200 बोनस अंकों से केवल एक ही अपग्रेड पर है, इसलिए कौशल वास्तव में थोड़ा जल्दी है। महिलाएं बड़ी उम्र के पुरुषों को क्यों पसंद करती हैं, यह एक बड़ी बात होने जा रही है। पुराने जमाने के सुपरमार्केट का सबसे सरल तरीका, जो कि एकमात्र बिटकॉइन है। केरेस मैक्स संगतता निर्धारित रैंक 1। प्राथमिक विशेषता STR 2.5x संशोधक। द्वितीयक बोनस डेक्स 2x SPD 2x। STR 3 जोड़ 9.5%। डेक्स 3 जोड़ 5.2%। SPD 3 जोड़ 5.2%। जन्मजात प्रतिभा मन पढ़ने की क्षमता। अतिरिक्त फंक्शन इकाई अनुकूलन। अतिरिक्त कार्य बहुबिंदु लक्ष्यीकरण। अतिरिक्त कार्य स्प्लिट फायर। स्प्लिट फायर मेचा के उच्च दर वाले फायर हथियारों के त्वरित समायोजन की अनुमति देता है ताकि एक ही विस्फोट के साथ कई बिंदुओं को सटीक रूप से लक्षित किया जा सके। पल्स लेजर के साथ यह बहुत अच्छा है, लेकिन यदि मैक्स के पास मिसाइलों के बजाय स्टालवार पर क्वाड बैरल एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकें होती तो वह आने वाले लक्ष्यों को पूरी तरह से नष्ट कर देता। लेकिन फिर इन सभी कौशलों और लेजरों की बेहद लंबी रेंज के साथ शायद उसे इनकी जरूरत ही न पड़े। थोड़े से अभ्यास से वह पल्स लेजर बैटरी से बिखरे हुए विस्फोट से चलते हुए विमानों को भी निशाना बना सकता है। अंतिम सुधार में अधिक समय नहीं लगता, हालांकि निको मरम्मत कक्ष से पुर्जे मंगवा रहा है तथा उन पुर्जों को बदल रहा है जिनके बारे में स्टालवार्ट के निदान और मैक्स के अनुकूलन ने कहा था कि वे ठीक हैं। उसने उत्पादन समान रखते हुए ऊष्मा प्रतिधारण में 20% और बिजली की लागत में 10% की कमी की। हालांकि फायरिंग दर में कोई बदलाव न करने का निर्णय लिया गया। इसके बजाय पल्स लेजर बैटरी अधिकतम आउटपुट पर लंबे समय तक निरंतर आग जलाने में सक्षम हो गई है, जबकि लगातार 5 सेकंड तक आग लगने के बाद संचित ऊष्मा को खत्म करने के लिए उसे बिजली कम करनी पड़ती है। ये स्पष्ट नहीं है कि उसे किस प्रकार के लक्ष्य पर 5 सेकंड से अधिक समय तक निशाना लगाना होगा,
लेकिन अपनी किस्मत से मैक्स को इसका पता चल ही जाएगा। अगली सुबह मैक्स अपने अधीन आने वाले सभी लोगों को इस मिशन के लिए उनकी ड्रॉप योजनाओं पर चर्चा करने के लिए एकत्रित करता है। उच्च अधिकारियों ने उनकी कमान में सैनिकों का एक अच्छा समूह यहां भेजा है। ब्रावो कंपनी को 500 सैनिकों तक सुदृढ़ किया गया है, जिसमें कोलमार के नेतृत्व में कैदी भर्ती समूह भी शामिल है। मूलतः ब्रावो कंपनी को 1000 लोगों तक लाया जाना था, लेकिन ये बहुत असंतुलित माना गया, इसलिए आवंटित भर्तियों में से आधे को कैप्टन टार्सस के अधीन चार्ली कंपनी में भेज दिया गया। उन्हें लाइट मेचा के 2 और 10-10 विंग भी मिले। उनमें से एक विंग 42वीं आर्मर्ड रेजिमेंट का था और 10 लाइन मेचा का एक समूह कैदियों का था। मैक्स की जानकारी के अनुसार इन लोगों को केंद्रीय बैंकिंग नेटवर्क को हैक करने और अपने परिवारों को अमीर बनाने की कोशिश के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली थी। अगर वे इसमें कामयाब हो जाते तो यह एक प्रभावशाली उपलब्धि होती। सभी तैनाती आदेशों पर जनरल टेनेंट के हस्ताक्षर हैं, इसलिए मैक्स देख सकता है कि उनके शिक्षक अभी भी उनकी देखभाल कर रहे हैं, भले ही उनके पास युद्ध में नए पायलटों की देखभाल करने के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण काम हो। आप सभी का स्वागत है। मैं स्टालवार्ट का कैप्टन मैक्स हूं, आपका मिशन कमांडर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रात हम KSF 129 पर उतरेंगे, जो एक घनी आबादी वाला कृषि प्रधान क्षेत्र है। हम में से ज्यादातर लोगों ने पहले कभी साथ काम नहीं किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कोई समस्या होगी। हमारा उद्देश्य एक रणनीतिक पुल के नीचे बसे एक छोटे से गांव पर कब्जा करना है। बेलमोंट की लड़ाई के बाद अब्राहम कैप्लर पर भारी मेचा सपोर्ट बहुत सीमित हो गया है, और हमारे 1/3 से ज्यादा क्रूसेडर अभी भी मरम्मत के इंतजार में हैं। इसका मतलब है कि आपका भारी समर्थन मैं और तारित्स रेज करेंगे। हालांकि भारी मेचा की कमी के कारण हमें लैंडर्स में कुछ अतिरिक्त जगह मिल गई और हमें अपनी पैदल सेना की टुकड़ी के लिए कुछ वाहन लाने की अनुमति मिल गई है। ब्रावो कंपनी के सभी 4 एंटी एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म हमारे साथ आ रहे हैं। हम 2 सप्लाई ट्रेलर और एक ट्रेंचिंग मशीन भी लाएंगे। खाए युद्ध भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन खुले में खड़े होकर गोली लगने का इंतजार करने से तो ये बेहतर है, खासकर लाइट मेचा के लिए, जो इतने शानदार निशाने बनाते हैं। अब ड्रॉप टाइम 10 घंटे 17 मिनट में है। जब हम तैनाती के लिए लोड करेंगे तो तारित का रेज एक भारी ढाल के साथ दरवाजों के सबसे पास लोड होगा, ताकि दुश्मन की तुरंत गोलीबारी की स्थिति में उसे रोका जा सके। लाइट मेचा उसके ठीक पीछे होगा और दोनों तरफ पैदल सेना तैनात होगी। फैल जाओ और गांव पर कब्जा कर लो। मैं पीछे की ओर पहरा देते हुए लंबी दूरी की तोपखाना सेवा में तैनात रहूंगा। क्या किसी को उनके आदेश समझ नहीं आ रहे हैं? सभी पैदल सैनिक अपनी पुष्टि करते हैं और पायलट अपनी मुट्ठी छाती पर रखकर सलामी देते हैं। बहुत बढ़िया। आप सभी से 8 घंटे 15 मिनट बाद यहां मिलूंगा। यकीन मानिए, मैं कह रहा हूं कि 2 घंटे का समय जरूरी है। अब्राहम कैप्लर को जल्दी पहुंचना बहुत पसंद है। विदा। मैक्स सप्लाई ट्रेलर की ओर जाता है, ये देखने के लिए कि जहाज पर सीमित रसद होने के बावजूद वे क्या हासिल कर पाए, क्योंकि वे सीधे एक और युद्ध से बिना पूरी आपूर्ति के आए थे। पहले ट्रेलर में ज्यादातर सामान, राशन, कपड़े और किट हैं, लेकिन उसके नीचे भारी मात्रा में बैटल कैनन, गोला बारूद है। दूसरा ट्रेलर शुरू में हल्के मेचा हथियारों से भरा हुआ लगता है, खासकर आयरन कैनन से। निको, इस वैगन का क्या हुआ? मैक्स पुकारता है और उससे तथा मरम्मत कक्ष के कॉर्पोरल फ्रिट्ज को साथ ले आता है। क्या आपको ये पसंद आया? लंबी लड़ाई के दौरान बहुत सारे मेचा क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए मैं अतिरिक्त हथियार लाया हूं जिन्हें क्रूसेडर्स या लैंडर से रिचार्ज किया जा सकता है। इनमें दोहरे उद्देश्य की विशेषता भी है, इन्हें तिपाई पर लगाया जा सकता है और पैदल सेना द्वारा भारी हथियारों के स्थान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अतिरिक्त 20 आयन तोपें, साथ ही ब्रावो कंपनी द्वारा प्राप्त नए पैटर्न वाले प्लाज्मा तोपें वास्तव में हमारी मदद करेगी। निको बताते हैं, 45 दिनों का राशन है, साथ ही 2 जल शोधन मशीनें भी हैं। अगर लैंडर बच गया तो वह हवा में मौजूद नमी को भी कुछ हद तक फिल्टर कर सकता है। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपकी यूनिट को उस पुल पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के लिए तैयार रहना चाहिए। कॉर्पोरल फ्रिट्ज आगे कहते हैं, मैक्स स्वीकार करेंगे कि अतिरिक्त भारी हथियार एक वरदान है, और उन्हें यकीन है कि पैदल सेना ने भी वह सब कुछ हथियार लिया जो वे कर सकते थे। युद्ध के इस मोड़ पर कोई निश्चित रेखाएं नहीं हैं, इसलिए उन्हें एक पुल पर नियंत्रण के लिए भेजा गया है। दुश्मन की गतिविधियों को रोकने से उन्हें उन क्षेत्रों में सीमित रखने में मदद मिलेगी जहां से उन्हें खत्म किया जा सके। इसके अलावा नियंत्रण स्थापित होने के बाद ही कमांड दुश्मन को आबादी वाले इलाकों से पूरी तरह खदेड़ना शुरू कर पाएगी। अब सभी मेचा और वाहनों को लोड किया जा रहा है।
इसलिए मैक्स लैंडर पर लौटने से पहले कुछ और घंटे सोने के लिए अपने छात्रावास में चला जाता है। जैसी कि उम्मीद थी, अब्राहम केपलर जल्दी पहुंच गया। जैसे ही मैक्स का अलार्म बजा, उसने जहाज में चेतावनी के छल्ले छोड़ने के लिए 2 घंटे पहले ही बजना शुरू कर दिया। उसने अपने सभी लोगों को 1 घंटे में लैंडर पर पहुंचने का निर्देश दिया था, इसलिए उन्हें समय रहते तैयार रहना चाहिए था। विशेष बल के सभी कैडेट्स मेस हॉल में उदास दिख रहे थे। तभी मैक्स प्रस्थान से पहले कुछ खाने के लिए वहां पहुंचा और इबानेज ने उसे खुश करने का प्रयास करते हुए हाथ हिलाकर बुलाया। मैंने सुना है कि आपको फिर से रणनीतिक तैनाती मिल गई है और 2 कंपनियों की कमान, साथ ही एक हल्का मेचा एस्कॉर्ट। बड़ा पायलट पूछता है। हाँ, और ज्यादातर अपराधी भी, लेकिन वे काफी सभ्य लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि वे वापस जाने के लिए उत्सुक हैं। मैक्स हंसता है। भाग्यशाली बदमाश, हम सब रिजर्व के साथ यहाँ फंस गए हैं। हमारी टुकड़ियों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए हम यहाँ मरम्मत और इलाज का इंतजार कर रहे हैं, जबकि बाकी सब ग्रह की ओर जा रहे हैं। रूसो बताते हैं, इसके अलावा जब भी रिजर्व भेजा जाता है तो उसे हमेशा धरती के सबसे बुरे, सबसे अधिक अतिक्रमण वाले नरकों में भेजा जाता है। वह बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिजर्व का यही मतलब है, जहां हालात सबसे ज्यादा खराब हो वहां जाकर पहले से मौजूद यूनिट को मजबूत करना। अगर वे अपने सैनिक और मेचा नहीं खो रहे होते तो उन्हें रिजर्व की जरूरत ही नहीं होती। मैक्स के खाना खत्म करने तक सब थोड़ी बातें करते हैं, फिर सामान लादने का समय हो जाता है। ज्यादातर यूनिट उससे पहले वहां पहुंच गई थी और उसके तय समय से 15 मिनट पहले, जो अब लॉन्च से 1 घंटे से भी कम समय पहले था, सिर्फ 30 आदमी ही वहां नहीं पहुंचे थे। वे सभी एक समूह में 5 मिनट देरी से पहुंचे और कैप्टन टार्सस के साथ थे, जिन्होंने पाया कि वे अभी भी अपने बैरक में ताश खेल रहे थे। ये सब लोग हैं। गिनती पूरी हो गई है। सभी मेचा जांच सही है। सभी सामान लोड हो चुके हैं और गिराने के लिए बंद हैं। कॉर्पोरल फ्रिट्ज दरवाजे बंद करने से पहले उन्हें सूचित करते हैं। प्राइवेट, मेरे लिए अपना हाथ बढ़ाओ। निको निकटतम सैनिक से मांग करता है, जो उपहास करता है और अपना हाथ बढ़ाता है। निको मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक छोटी सी छड़ी निकालती है और उससे अपना हाथ काटती है। मैक्स को पहले तो लगता है कि शायद ये कोई तेजा है, क्योंकि उसके व्यवहार का इतिहास बहुत ही उग्र रहा है, लेकिन जब दूसरे सैनिक उसे देखते हैं तो हंसने लगते हैं। जब निको अपना हाथ छोड़ता है तो मैक्स देख पाता है कि वह क्या था। एक सुनहरे तारे के आकार का रबर स्टैंप। चूंकि तुम्हें प्रेरणा की जरूरत थी तो लो। उपस्थिति के लिए एक गोल्ड स्टार। लड़कों, हाथ बढ़ाओ वरना तुम्हारे माथे पर थप्पा लगा दूंगी। प्रस्थान में 10 मिनट शेष हैं। लैंडर से एक धीमी रोबोटिक प्रोग्राम वाली घोषणा आती है और सभी लोग उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे, दूसरा मेचा पायलट कौन है? क्या वे बाहर ही नहीं आते? लाइन मेचा चला रहे एक कैदी ने पूछा। तारित के क्रोध को किसी नश्वर पायलट की जरूरत नहीं है। निको इंटरकॉम पर मजाक करती है, मेचा के कंप्यूटर का उपयोग करके उसकी आवाज को गहरी गड़गड़ाहट में बदल देती है। पैदल सेना का एक बड़ा हिस्सा दुर्भाग्य को दूर भगाने के लिए प्रतीक चिन्ह बनाता है, जबकि जो लोग उसके साथ पहले सेवा कर चुके हैं वे हंसने से बचने की कोशिश करते हैं। उन सभी ने तारित के क्रोध के पायलट को केवल 1 घंटे पहले ही देखा था, लेकिन किसी के द्वारा निको को उसके मेचा से जोड़ने की संभावना बहुत कम है। तुम्हें पता है ये कैसा होता है? तुम युद्ध में कई बार सीखने की प्रणालियां लाते हो और उन्हें ये पसंद आने लगती हैं। बस तुम्हें कभी कभार एक कुंवारी लड़की की बलि चढ़ानी पड़ती है। वैसे औरतों के साथ तुम्हारी किस्मत कैसी है? कैप्टन कैटन ने सिपाही को चिढ़ाते हुए कहा। इतना भी बुरा नहीं है, कसम से, आदमी ध्यान भटकाते हुए कहता है, जबकि उसके आसपास के सभी लोग हंसने लगते हैं। आपने अपना मजा ले लिया। सबके चेहरे पर खेल के भाव हैं। हमें पुष्टि मिल गई है कि हमारे लैंडिंग जोन पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। उनकी मौजूदगी फिलहाल कम है, सिर्फ एक पैदल सेना विशेष बल दल ही वहां मौजूद है। उत्तर से दक्षिण की ओर एक सड़क है जो उस पुल को पार करती है जो हमारा लक्ष्य है। लैंडिंग जोन सड़क के पूर्व की ओर है। चार्ली कंपनी, सुनिश्चित करें कि पुल सुरक्षित रहे और लाइट मेका स्क्वाड टीम की मदद से पूर्व दिशा के घरों को सुरक्षित करें। ब्रावो कंपनी, स्क्वाड 1 और 2 के साथ तारित के रैज के साथ गांव के बाकी हिस्सों को साफ कर देगी। थर्मल स्कैन से छिपे हुए घात लगाने की उम्मीद करें। रिपोर्ट्स के अनुसार आपकी संख्या उनसे 10 गुना ज्यादा होगी, लेकिन वे एक विशेष बल टीम है। मैक्स मजाक बीच में ही रोककर सबको तैयार कर देता है। लॉन्चिंग। अरे, सच में 10 मिनट की घोषणा के बाद 1 मिनट हो गया है। एक सैनिक अपने होनेस में संघर्ष करते हुए पुकारता है। हमें प्राथमिकता दी गई है। आपको इसकी आदत हो जाएगी।
कैप्टन कैटन आह भरते हुए सोचते हैं कि क्या अब्राहम केपलर कभी घोषणा टाइमर ठीक करेगा। कम से कम वे अब भी आपको हर चरण से पहले चेतावनी देते हैं। सच तो यह है कि लॉन्च क्रू हर लैंडर के लिए टाइमर अपडेट करने की जहमत नहीं उठाता, बस उसे बीच में कहीं सेट कर देता है और सभी को एक ही समय पर मिल जाता है। हालांकि आगमन सूचनाएं जानबूझकर गलत लगाई जाती हैं, क्योंकि उनके यात्रा अनुमानों में जहाज पर जासूसों के होने की आशंका के चलते अतिरिक्त समय दिया जाता है। लैंडर के वायुमंडल में प्रवेश करते ही मैक्स के रेडियो पर भारी रक्षात्मक गोलाबारी की खबरें आने लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते जाते हैं, उनके यान के पतले कवच को भेदने के लिए आसपास कोई जोरदार कंपन या विस्फोटों की आवाज सुनाई नहीं देती। लैंडिंग से पहले के आखिरी कुछ सेकंड में ही उन्हें गोलाबारी का सामना करना पड़ता है। दुश्मन के विमानभेदी और भारी हथियार मिल गए हैं। खोज पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है। निको ने टैरिथ के रैज पर स्पीकरों के माध्यम से घोषणा की, जो पहले से चल रहे भूत मेचा मजाक को जारी रखता है। वे हल्की सी आवाज के साथ धरती पर उतरते हैं और लैंडर पर हल्के हथियारों से गोलीबारी शुरू हो जाती है। इलाके में अभी तक भारी हथियारों का कोई संकेत नहीं है। 3, 2, 1 में सेंध लगाते हुए निको ने घोषणा की, अपनी ढाल को मजबूत करते हुए और दरवाजे से बाहर निकलते हुए। लैंडर ने धूल का एक विशाल बादल बना दिया था, जिससे दृश्यता सीमित हो गई थी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद भारी हथियार ढाल पर हमला करने लगे, जबकि तारिथ का रैज लाइट मेचा के स्क्वाड 1 और 2 के साथ आगे बढ़ता रहा। लाइट मेचा शहर पहुंचते ही फैल जाना, लेकिन तारिथ के क्रोध का अनुसरण करना। किसी घात में मत फंसना, मैक्स पुकारता है और पुल के पास विद्रोही पैदल सेना इकाइयों पर अपनी पल्स लेजर बैटरी छोड़ देता है। भारी लेजर पैदल सेना और हल्के बख्तरबंद वाहनों को चीरते हुए कुछ ही सेकंड में क्षेत्र को साफ कर देते हैं। चार्ली कंपनी स्टालवार्ट से हमारे स्थान पर संदिग्ध गोला बारूद बनकर प्रवेश द्वार पर लक्ष्य साधक बंद है। कैप्टन टासस घोषणा करता है और मैक्स चिन्हित लक्ष्य पर एक युद्ध तोप का गोला दागता है। तारिथ के क्रोध के साथ पश्चिम की ओर गए 2 मेचा दस्ते अब आयन तोपों के साथ भारी गोलीबारी में हैं, इसलिए मैक्स उनके रास्ते में तोपखाने की बौछार भेजता है, जिससे इंटरकॉम पर तुरंत आभार प्रकट होता है। निको ने खुद स्पेशल फोर्सेस टीम के वाहन ढूंढ निकाले हैं और उन्हें तहस नहस कर दिया है, लेकिन असली सदस्य उग्र क्रूसेडर को देखते ही भाग गए। उसका आयन डिस्ट्रॉयर ऊर्जा से भरपूर है और वह हर उस इमारत को ध्वस्त कर देती है जिसका ताप संकेत मित्रवत नहीं है, और उसे गांव की स्थिति की कोई परवाह नहीं है। आखिरकार वे यहां तैनात रहेंगे, जिसका मतलब है कि और अधिक हमले होंगे और बहुत कम संभावना है कि कोई भी इमारत बच पाएगी। मैक्स को पता चल रहा है कि उसके भर्ती किए गए पैदल सैनिक उम्मीद से कहीं बेहतर काम कर रहे हैं और घात लगाकर हमला करने की कोशिशों के बावजूद उन्हें कम से कम नुकसान हुआ है। हल्के मेचा ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि आयन तोप की गोलाबारी में उनका एक पायलट मारा गया और 4 और मेचा क्षतिग्रस्त हुए। पूर्वी क्षेत्र सुरक्षित है, पुल की अखंडता की पुष्टि के लिए आगे बढ़ रहा है। चार्ली कंपनी की टार्सस ने कॉल किया, जिसके कुछ सेकंड बाद मेचा स्क्वाड की रिपोर्ट आए। शहर सुरक्षित है कमांडर, जीवन का कोई संकेत नहीं। हम रात भर निगरानी और खोज जारी रखेंगे। कैप्टन कैटन ने रिपोर्ट समाप्त करने की घोषणा की। लैंडर 150 मीटर पूर्व की ओर वापस कूदो, गोला बारूद बनकर के बगल में खुले स्थान पर। मैक्स निर्देश देता है, अपने निकासी वाहन को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाता है, क्योंकि यह अभी भी सही सलामत है और मरम्मत और पुनः आपूर्ति के लिए उपयुक्त है। क्षतिग्रस्त मेचा को मरम्मत स्थल पर ले जाओ और उस खाई को खोदो। गांव और नदी के बीच दांतेदार पहिए का पैटर्न बनाते हुए इसे पश्चिम और दक्षिण की ओर सड़क तक वापस ले आओ। एक बार वह खोदने के बाद पूर्व की ओर भी ऐसा ही करो। सैनिकों की आवाजाही के लिए सड़क को खुला छोड़ दो। हम चाहते हैं कि दुश्मन की सेना की गतिविधियां शूटिंग गैलरी में प्रवेश करें। निको तारिथ के क्रोध को अपनी ओर खींचता है तथा उसे बसाने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश करता है। सड़क से 30 मीटर की दूरी पर, जहां अनाज के डिब्बों का एक संग्रह उसे आगे बढ़ते सैनिकों से छुपाता है, एक अच्छी जगह लगती है, और वहां एक नष्ट कंक्रीट गोदाम भी है, जो नदी के उस पार के दुश्मनों से कुछ सुरक्षा प्रदान करता है, यदि वे उसे देख लें। कैप्टन टासस रेडियो पर कहता है कि उसकी यूनिट उसके लिए एक बड़ा सरप्राइज लेकर आए है। क्रूसेडर क्लास के औद्योगिक मेचा के लिए एक फावड़ा। इससे वह पहले अपने छिपने की जगह खोद सकेगी, फिर स्टेलवार्ट के लिए एक अच्छा गहरा बनकर, तिरपाल और थोड़ा मलबा ऊपर रखकर नीचे झुके हुए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि पुल के पास एक क्रूसेडर क्लास मेचा छिपा हुआ है। यहां तक कि उसके ताप का अधिकांश भाग भी उसके आसपास की मिट्टी से अवरुद्ध है। लेकिन कैप्टन कैटन के पास इससे भी बेहतर आइडिया है।
एक जली हुई कार को स्टेलवार्ट के कवच के ऊपर रखा जाता है और तार में कटे छेदों के जरिए रस्सियों से उसे सुरक्षित किया जाता है। अब जरा गौर से देखिए, शहरी युद्ध के लिए एक क्रूसेडर साइज का गिली सूट। कार एक अच्छा स्पर्श है, वास्तव में भेस को निखारती है और किसी भी अजीब थर्मल रीडिंग को स्पष्ट करती है। कोलमार हंसते हुए सुरक्षा की दोबारा जांच करता है। सभी हल्के मेचा को फिर से भरने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन मरम्मत का आखिरी काम अगली सुबह तक पूरा नहीं होता। ट्रेंचिंग मशीन पूरी रात काम करती रही और अब उन्होंने नदी और गांव के बीच एक गहरी बंदूक रेखा खोद दी है, जिसमें खाई का ज्यादातर मलबा 5 मीटर पीछे जमा करके एक दूसरी फायरिंग लाइन बना दी गई है। खाई केवल नदी के किनारे और सुदूर पश्चिमी सीमा को कवर करती है, लेकिन मशीन तब तक काम करती रहती है जब तक कि 2 किलोमीटर दूर स्थित स्काउट्स को विद्रोहियों के आने वाले काफिले की सूचना नहीं मिल जाती। ट्रेलरों के साथ 6 वाहन, 2 बख्तरबंद कार्मिक वाहक और एक बड़ा पहिए वाला लोडर, पैदल सेना और गाड़ियां, साथ में रसद ट्रेलर भी, ठीक वही जो वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ढूंढ रहे थे। स्नाइपर्स, सड़क की सीधी रेखा में अपनी पोजीशन ले लो। मैं चाहता हूं कि अगर हो सके तो वे गाड़ियां चालू रहें। बाकी सब कोशिश करो कि ट्रेलरों से न टकराएं। कैप्टन्स, तुम्हें पता है क्या करना है, इसलिए उन्हें तैनात कर दो। हमें हजारों लोगों का पेट भरना है और इस काफिले के लिए राशन के पैकेट से बेहतर कुछ हो सकता है। मैक्स अपने आदमियों को निर्देश देता है। चार्ली कंपनी का एक हिस्सा इस समय गांव में रसद की तलाश में है, क्योंकि जिस बंकर पर उन्होंने कब्जा किया था वहां खाने पीने की बहुत कम चीजें थीं। वहां सैकड़ों टन अनाज और आटा है, इसलिए बिस्कुट और दलिया बनाने के लिए पर्याप्त भंडार है, लेकिन ऐसा लगता है कि गांव को लूटकर पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। जब काफिला 1 किलोमीटर आगे निकल जाता है तो वे रेडियो पर पोल रक्षा इकाई को बुलाते हैं, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह अभी भी यहां का प्रभारी है। ब्रिज कंट्रोल, ये कॉनॉय होटल जूलियट 7 है। क्या बात है, क्या पुल ठीक है? इससे पहले कि कोई जवाब सोच पाता, रिबेल चैनल पर निको की आवाज आती है। ये थोड़ा अश्लील काफिला रहा है, निष्क्रिय अवस्था में ही आगे बढ़ें। क्लियरेंस की पुष्टि हो गई है। ब्रिज कंट्रोल से आपकी बात सुनकर अच्छा लगा, हमें डर था कि अगर आपने चेक इन नहीं किया तो हम आपको खो देंगे। काफिला उसकी कोडेड प्रतिक्रिया का जवाब देता है। काश हम सब अभी भी यहीं होते। काफिला, लंबी दूरी के संचार साधन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। क्या आप हमें एक मोबाइल यूनिट दे सकते हैं? उसकी तेज सोच और हैकिंग की जन्मजात प्रतिभा ने मिलकर कमाल कर दिया। पूरा काफिला रुक गया जब सबसे आगे वाले ट्रक का ड्राइवर काफिले में रखे सामान में से एक रेडियो निकालने के लिए बाहर निकला। 2 सेकंड बाद आग की बौछार से काफिला असमय मौत के मुंह में चला जाता है। आपूर्ति ट्रकों के सभी चालक एक साथ स्नाइपर्स द्वारा मारे जाते हैं और बख्तरबंद वाहन लाइट मेचा की आयन तोपों द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। शानदार काम सज्जनों, बचे हुए लोगों पर नजर रखना। लाइट मेका स्क्वाड 3, आप पहले अंदर जाकर इलाका साफ करें, फिर ब्रावो कंपनी सप्लाई वाहनों को ले जाने के लिए ड्राइवर भेज सकती है। उन्हें पश्चिम की ओर खेल के मैदान में ले जाओ जहां एंटी एयरक्राफ्ट वाहन खड़े हैं। वह इलाका ज्यादातर सुरक्षित है, इसलिए पैदल सेना वहां की इमारतों में छिप गई है। ये स्कूल केंद्र सरकार की तर्ज पर एक अकादमी संरचना है, हालांकि छोटा है, लेकिन इसका मतलब यह है कि स्कूल की संरचनाएं मजबूत सिंथेटिक रॉकक्रीट से बनी है और इन्हें सीधी बमबारी से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। चार्ली कंपनी ने उसे अपना बैरक बना लिया है, जबकि ब्रावो कंपनी ने कुछ सरकारी भवनों में अपनी जगह बना ली है, जो इतने मजबूत हैं कि सुरक्षित महसूस होते हैं। लाइन मेचा से आग की छिटपुट आवाजें आती हैं, जो किसी भी विद्रोही को जो संभवतः बच गया हो 2 बार चेतावनी देती हैं, इससे पहले कि वे आपूर्ति ट्रकों को स्थानांतरित करने और नष्ट हो चुके बख्तरबंद कार्मिक वाहकों को वापस जंगल में ले जाने की अनुमति दे दें। उनमें से एक व्यक्ति लोडर को नियंत्रित कर लेता है और बाल्टी को सड़क की धूसर बजरी पर घसीटता है तथा हाल ही में हुए युद्ध के निशानों को छिपाता है, तथा बाद में भारी उपकरण को लैंडर के पास ले जाता है ताकि बाद में मरम्मत और क्षतिग्रस्त मेचा को ठीक करने में मदद मिल सके। ब्रावो कंपनी, मुझे काफिले की सामग्री का एक मोटा अनुमान दो। मैं जानना चाहता हूं कि हमें क्या काम करना है। बेहतर होगा कि सूरज पूरी तरह उगने और ज्यादा सैनिकों के पुल पार करने से पहले। मैक्स निर्देश देता है। वास्तव में इसमें केवल कुछ ही मिनट लगते हैं। हमारे पास लाइट मेचा के लिए 500 लीटर ईंधन, 50 एंटी मेचा रॉकेट, राइफल, गोला बारूद के कम से कम 100 बक्से और फील्ड किचन डिब्बाबंद आपूर्ति के 4 पूरे ट्रेलर हैं। आज सुबह की सबसे अच्छी खबर, सामान कहीं सुरक्षित जगह पर रख दो, लेकिन ट्रांसपोर्ट को खुले में छोड़ दो। अपने निशान देखकर बमवर्षक हमसे दूर रहने के लिए राजी हो सकते हैं।
कैप्टन कैटन और कैप्टन टासस इस आशावाद से पूरी तरह सहमत हैं। बेलमोंट पर रोजाना बमबारी उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं था। रसद को स्कूल के हवाई हमले के बंकर में ले जाया जाता है, जो जमीन के नीचे गहराई में छिपा होता है, जहां वे सुरक्षित रहेंगे, और मैदान में एक तंबू के नीचे एक रसोई स्थापित की जाती है। दिन में 2 बार ताज़ा सामान का भोजन और जरूरत पड़ने पर बीच में एक राशन का पैकेट उनकी आपूर्ति को यथासंभव लंबे समय तक चलाने में मदद करेगा। इन बाहरी विश्व विद्रोहियों के पास बहुत अच्छी आपूर्ति थी, हालांकि इसमें से कुछ भी वे अपने साथ नहीं लाए होंगे। इसे पास के किसी शहर से लूटा गया होगा और उनके सैनिकों को वितरित किया गया होगा। ऐसे में उन्हें उस दिशा से और भी काफिले आने की उम्मीद है। सिर्फ रसद ही नहीं, बल्कि सैनिकों की बड़ी टुकड़ियां और साथ ही मेचा भी। सौभाग्य से उनके यांत्रिक सहायक के नेतृत्व में ट्रेंच लाइन अच्छी प्रगति कर रही है और स्काउट्स द्वारा पहले काफिले की दिशा से आ रहे विद्रोहियों की अगली गतिविधि की सूचना देने से पहले ही दक्षिण की ओर यह पूरी तरह से पूरा हो चुका है। हालांकि यह कोई हल्के हथियारों से लैस आपूर्ति काफिला नहीं है, यह एक स्काउट मेचा इकाई है। कैप्लर सेना के मुख्य लड़ाकू बेड़ों में असामान्य, इनका इस्तेमाल आमतौर पर स्थानीय पुलिस के रूप में किया जाता है या उन जगहों पर भेजा जाता है जहां अभी तक कोई बसावट नहीं हुई है, जहां अन्वेषण ही उद्देश्य है और गतिशीलता युद्ध क्षमता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनका नेतृत्व लाइटफुट पैटर्न क्रूसेडर द्वारा किया जाता है, जो एक पतला और सुंदर मानवाकार मेचा है, जिसके शक्तिशाली पैर और तीव्र गतिशीलता के लिए उच्च गति हाइड्रोलिक्स हैं, साथ ही घाटियों और अन्य बाधाओं को पार करने के लिए उन्नत थ्रस्टर्स भी हैं। इसके पीछे 20 सेंटिनल पैटर्न लाइट मेचा है, जो लंबे पैरों वाले खंभे पर टिके बख्तरबंद ट्रक के केबिन जैसे दिखते हैं। इनमें किसी तरह की भुजा या पकड़ने की क्षमता भी नहीं है, बस एक लेजर तोप ऊपर की ओर घूमने वाले कुंडा पर लगी है। डिजाइन के लिहाज से वे अजीब और बेढंगे हैं, लेकिन उनकी मारक क्षमता को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, स्काउट मेचा का दस्ता धीमा हो गया और फिर रुक गया। वे क्या कर रहे हैं? एक अपराधी लाइन मेचा पायलट ने सुरक्षित चैनलों पर पूछा। क्या आपको लगता है कि वे इतने मूर्ख थे कि एक गांव के चारों ओर बने नए ट्रेंच कॉम्प्लेक्स पर ध्यान नहीं दिया, जहां सिर्फ एक ही स्पेशल फोर्स दस्ता होना चाहिए था? वे तय कर रहे हैं कि क्या करना है। कैप्टन टासस उस पर हंसता है। वे सभी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं कि मेचा क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। अपने आप को दिखाएं और रिपोर्ट करें। लाइटफुट पैटर्न क्रूसेडर मांग करता है। दस्ते 32 खड़े हो जाओ। निको धूल और मलबे से ऊपर उठते हुए निर्देश देता है। दोषी रंगरूटों को तब तक जेल की वर्दी पहननी पड़ती है जब तक उन्हें क्षमा नहीं कर दिया जाता, इसलिए स्क्वाड 32 अभी भी अपने शरीर के कवच के नीचे जेल की वर्दी पहने हुए है। होटल जूलियट 6 और तारित के रेज ने ब्रिज कंट्रोल को मजबूत किया है। क्या ये गुड वर्ड पेट्रोल है? रेबेल चैनल पर निको की कृत्रिम गुर्राहट सुनाई देती है। दस्ता कुछ देर अपनी जगह पर रुककर विचार विमर्श करता है। गश्ती दस्ते का नंबर चेक किया जाता है और नाम मेचा पर लिखे नाम से मेल खाता है, जो किसी भी सामान्य रंग योजना में रंगा नहीं गया है। 5 में लैंडर से रेडियो जैमिंग को सक्रिय करने के लिए तैयार हो जाए। स्काउट्स के विचार विमर्श के दौरान निको इंटरकॉम पर धीरे से कहता है। प्रेषण। जैमिंग सिग्नल सक्रिय होने से पहले लाइटफुट बाहर निकल जाता है और निको हल्के बख्तरबंद विद्रोहियों पर तारित के क्रोध की पूरी मारक क्षमता को छोड़ देता है। आयन विध्वंसक का एक ही अत्यावेशित विस्फोट लाइटफुट का एक पैर उड़ा देता है, जबकि रेलगन के गोलों से सेंटिनल नष्ट हो जाता है तथा कवच और इंजन दोनों को भेदते हुए इकाई के पिछले हिस्से से बाहर निकल जाता है। एक क्षण बाद दोनों दिशाओं में मेचा की आग हवा में फैल गई। लगभग आधे लेजर तारित के क्रोध से सफलतापूर्वक जुड़ गए, जिससे ढाल चमकने और टिमटिमाने लगी। मैक्स इस उम्मीद में छिपा रहता है कि कहीं उनमें से किसी ने विद्रोही कमांड को कोई संकेत न दे दिया हो। विद्रोही अपनी क्षमताएं जितनी कम समझें, उतना ही बेहतर है। लेफ्टिनेंट बेकी और मेचा स्क्वाड 1, जो दक्षिणी खायों में है, की ओर से की गई जवाबी गोलीबारी पैदल सेना की आयन तोपों के साथ मिलकर शेष प्रेरी टुकड़ियों को छिन्न भिन्न कर देती है। उनकी हल्की बख्तरबंद चेसिस ऐसी मारक क्षमता के आगे टिक नहीं पाती। इस डिजाइन का इस्तेमाल सीधे युद्ध में नहीं किया जाता, क्योंकि इसके आगे की तरफ बड़ी खिड़कियां हैं जिन्हें दूसरे मेचा आसानी से तोड़ देते हैं। पहली बार में कोई भी बच नहीं पाता। स्क्रैप इकट्ठा करें और देखें कि क्या उनमें से कोई भी सेंटिनल बचाया जा सकता है। मैक्स कॉल करता है क्योंकि निको लाइटफुट में एक और वॉली डालता है, जिससे यह विस्फोट हो जाता है। पछताने से बेहतर है सावधानी बरतना। वह मैक्स के अनकहे प्रश्न का उत्तर देती है। थोड़ी किस्मत से हम इस गंदगी से कम 6 काम करने वाले सेंटिनल बना पाएंगे।
लेकिन अगर हमें ज्यादा काम करने वाले लाइट मेचा चाहिए तो तारित्स रेज को रेलगन्स पर ज्यादा ध्यान देना होगा। सच में वे एक तरफ से अंदर गए और दूसरी तरफ से बाहर, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, पूरा मेचा ही बेकार है। ब्रावो कंपनी के सार्जेंट एन्स शिकायत करते हैं। अभी के लिए यह ज्यादा जरूरी है कि जब हम उन्हें जांचने जाएं तो वे पीछे हटकर खड़े न हो। 6 सेंटिनल्स अभी भी ट्रेंच के लिए काफी ज्यादा मारक क्षमता रखते हैं। देखें कि आप क्या काम कर सकते हैं और उन्हें नदी के ऊपर उत्तर की ओर स्थापित करें। लेजर तोपों की रेंज काफी ज्यादा है। मैक्स अपने निर्देश भेजता है और दल काम पर लग जाते हैं। गृहयुद्ध का एकमात्र वास्तविक लाभ यह है कि आपको दुश्मन के उपकरणों का उपयोग करना आ जाएगा, क्योंकि आपकी टीम भी उनका उपयोग कर रही है। 6 और लोगों को ढूंढना जो कम से कम सेंटिनल्स के लक्ष्यीकरण प्रणालियों को संचालित कर सके, बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें मेचा को हिलाने की भी जरूरत नहीं होगी, बस इसे खाई में भारी हथियारों के बंकर के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। कोगावील ट्रेंच को मेचा रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें समान रूप से दूरी वाले व्यापक क्षेत्र हैं, जहां वे झुके रह सकते हैं और फिर भी अन्य रक्षकों को उनके पीछे आने की अनुमति देते हैं, लेकिन स्थानों के बीच पर्याप्त अंतर होता है जिससे विस्फोट ट्रेंच की लंबाई तक नहीं पहुंच पाता है। कोई भी समझदार सैनिक खाई में तैनात होना नहीं चाहता, लेकिन अगर विकल्प हो तो मेचा हमले के दौरान ये सबसे बुरी जगह नहीं है। इसलिए जब वे ड्यूटी से मुक्त होते हैं तो सैनिक खाई में रहने के बजाय बैरक या गांव में छिपने की जगहों पर लौट जाते हैं, लेकिन जब लड़ाई शुरू होती है तो वे सीधी गोलीबारी से बचने के लिए खाइयों में घुस जाते हैं। सज्जन, हमें दुश्मन के प्रेरी दल से एक सरप्राइज ट्रॉफी मिली है। कैप्लर की सबसे बेहतरीन सिंथमेंट सिगरेटों की एक चोरी की हुई सप्लाई। मैंने कैप्टन टासस के साथ लूट का माल बांट लिया है और उन्होंने तय किया है कि कल के अंत में एक भाग्यशाली सैनिक को पूरा पैकेट मिलेगा। कई सैनिक तनाव दूर करने के लिए सिगरेट पीते हैं, लेकिन इन सिगरेटों का एक पैकेट पूरे हफ्ते के लिए कमिश्री राशन के बराबर होता है। ये उस तरह की उच्च गुणवत्ता वाली विलासिता है जो सिर्फ वरिष्ठ अधिकारियों और राजनेताओं को ही मिलती है, और यह एक असली दावत है, खासकर उन कैदियों के लिए जिनके पास शुरू से ही कोई कमिश्री क्रेडिट नहीं था। रात्रि भोजन के पैकेट में सस्ते धूम्रपान योग्य उत्तेजक पदार्थों का एक छोटा पैकेट होता है, लेकिन इसकी तुलना सिंथमेंट के ठंडे और मुलायम स्वाद से नहीं की जा सकती। रसोई घर का प्रभारी दल काफिले की आपूर्ति से प्राप्त इंसुलेटेड कंटेनरों का उपयोग करते हुए ड्यूटी पर तैनात इकाइयों के लिए गर्म भोजन लाता है, तथा सभी लोग दोपहर के इंतजार के लिए बैठ जाते हैं। निको ने विद्रोहियों के संचार कोड को हैक कर लिया है ताकि वे तैयार रहें और आने वाले किसी भी व्यक्ति का उचित ढंग से स्वागत कर सकें, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया है, और इससे मैक्स को आश्चर्य होता है कि क्या स्काउट्स ने चेतावनी संकेत दे दिया है। सबसे बुरी स्थिति की आशंका से ग्रस्त होकर उन्होंने कुछ एंटी मेचा माइन्स लाकर नदी और गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर रखवा दिए तथा पूरे खंडहर में मोटा ट्यूब लगा दिए। उनके पास निरंतर बमबारी के लिए पर्याप्त हथियार नहीं है, लेकिन इतना तो है कि वे पैदल सेना की टुकड़ी को ये सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि काश उन्होंने इस स्थान पर कब्जा करने की कोशिश ही न की होती। दिन ढलते ढलते ज्यादातर स्काउट वापस लौट आते हैं और अपने आसपास कैमरा लगा लेते हैं। अब वे तहखानों और टूटे फूटे घरों में छिपकर अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह से खतरों पर नजर रख सकते हैं। पैदल सेना मनोरंजन के लिए ढेर सारे ताश के पत्ते और एक 3D शतरंज का सेट सतह पर लाने में कामयाब रही, लेकिन मैक्स को उम्मीद है कि जिन काफिलों को वे रोकेंगे उनमें से किसी एक में और भी होंगे। मनोरंजन एक लंबे मिशन पर सैनिकों के मनोबल के लिए जरूरी है, खासकर ऐसे मिशन पर जहां उन्हें लगातार इस तरह के हमलों की आशंका हो। फिलहाल सभी लोग अच्छे मूड में हैं, गर्मागर्म खाना और भरोसेमंद आश्रय के साथ, और मैक्स उन्हें इसी तरह बनाए रखना चाहता है। जिंदा और बस थोड़ा परेशान। अगला दिन धीरे धीरे बीत रहा था, हालांकि ऐसा लग रहा था कि आसमान में इस विचार के प्रति उत्साह की कमी थी। पिछले दिनों के हल्के बादलों का आवरण अब गहरा हो गया था और अशुभ बैंगनी बिजली के साथ स्याही जैसे काले रंग में बदल रहा था। यहां तक कि सूर्योदय के 2 घंटे बाद भी आप बिना शक्ति दृष्टि या सिस्टम क्षमता के नेविगेट नहीं कर सकते थे। तभी बारिश शुरू हो गई, हल्की सी तेल जैसी तेज बारिश जो जिद से हर चीज से चिपकी रही, जबकि पैदल सेना दौड़कर अपने सारे सामान को तोड़कर अंदर ले जाने लगी। मैक्स ने पैदल सेना को छिपने का आदेश पहले ही दे दिया था, क्योंकि उसने अपने सेंसर पर देखा था कि नदी के उत्तर में खेतों के पार पानी की एक दीवार आ रही है, लेकिन यह इतनी तेजी से आ रही थी कि वे समय पर काम पूरा नहीं कर पाए। एकमात्र शेष ध्वनि बिजली की निरंतर चमक और पृष्ठभूमि में एक अशुभ दहाड़ थी, जो मैक्स को झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली जंगली बिल्लियों की उस चीख की याद दिलाती थी,
जो घायल होने पर निकलती थी, केवल अधिक गहरी, मानो किसी बड़े जानवर की आवाज हो। तूफान के कारण बाहरी दुनिया से सारा संपर्क टूट गया था, और जहां तक उन्हें पता था कुछ भी हिल नहीं रहा था। जब तक आयन तोप की नीली चमक बिजली के साथ नहीं मिल गई, तब तक मैक्स को एहसास नहीं हुआ कि वे क्या देख रहे हैं। एक क्षतिग्रस्त सिग्नस मदर जहाज कक्षा छोड़ चुका था। तूफान वायुमंडलीय प्रवेश द्वार से जलती हुई हवा थी और तैलीय परत उनके लैंडर आपूर्ति टैंक से फैला ईंधन था। एक ग्रहीय भूस्खलन के बावजूद, जिसे करने के लिए इसे कभी डिजाइन नहीं किया गया था, 50 किलोमीटर चौड़ा ये जहाज गिरते समय भी केपलर नौसेना के खिलाफ लड़ रहा था। दोनों राज्यों के बीच पीढ़ियों से युद्ध चल रहा था, और अब ये समझ में आया कि विद्रोहियों को देशद्रोही बनने का साहस कहां से मिला। वे बाहरी सहायता की उम्मीद कर रहे थे। वायु विरोधी हथियार लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वह मदरशिप क्रैश होने से पहले अपने सभी ड्रॉप पॉड्स दाग देगी। मैक्स रेडियो और इंटरकॉम पर अपने सैनिकों को बुलाता है, उम्मीद करता है कि वे उसे सुन पाएंगे। सिग्नस बड़ा ही बेहतर है, सिद्धांत का आजीवन प्रशंसक है, और उनके मेचा बहुत बड़े हैं। जहां केपलर अपने क्रूसेडर्स को ज्यादातर किंगडम के औसत से छोटा और ज्यादा भारी हथियारों से लैस बनाता है, वहीं सिग्नस का समकक्ष रीवर उनके 10 मीटर के मुकाबले 16 मीटर से ज्यादा ऊंचा है। प्रौद्योगिकी के अंतर के कारण दोनों आक्रामक क्षमता में बराबर हैं, आपको बस पकड़े जाने और टुकड़े टुकड़े होने से बचना था। जहाज अभी भी आसमान में ऊंचा है, और मैक्स का मौसम और वायुमंडल में उनके रहने के समय का विश्लेषण सही नहीं निकला। बारिश बहुत जल्दी शुरू हो गई। यह एकमात्र जहाज नहीं हो सकता जिसे नौसेना ने मार गिराया हो। पॉड्स का गिरना शुरू हो चुका है। वे अभी भी अपने स्थान से 100 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन तेजी से करीब आ रहे हैं। निको और एंटी एयरक्राफ्ट वाहन तैयार हो रहे हैं, और मैक्स अपनी पल्स लेजर बैटरी को सिग्नस ड्रॉप पॉड्स के खिलाफ परीक्षण के लिए तैयार कर रहा है। जब प्रकाश की एक किरण आकाश को चमका देती है, कुछ समय के लिए बादलों के एक हिस्से को जला देती है, और गिरता हुआ सिग्नस जहाज टुकड़ों में फट जाता है। बेड़े के पागल सैनिकों ने दुश्मन जहाज को नष्ट करने के लिए एक कक्षीय लांस का इस्तेमाल किया, जिसका उद्देश्य एक ही वार में शहरों को नष्ट करना था। एक के बाद एक क्षितिज के पार विस्फोट कृत्रिम रात को सबसे उज्ज्वल दिन में बदलने लगते हैं, क्योंकि अंतरतारकीय ड्राइव रिएक्टर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगले कुछ मिनटों तक स्टॉलवार्ट पर धातु के टुकड़ों की बौछार होती रहती है, उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है, और आकाश सामान्य दिखने वाले तूफान में बदल जाता है। खैर, यह नया और अप्रिय है। कोई हताहत हुआ? मैक्स पूछता है। नकारात्मक स्टालवार्ट, सब हरा है, जब तक ये बारिश हमारे उपकरणों से फैले ईंधन को धो देती है। कैप्टन कैटन जवाब देते हैं। मूसलाधार बारिश जारी रहने की उम्मीद है। कोई खाई के निचले स्थानों से पानी निकालने के लिए एक ढलान खोद दे। मैक्स को यह आदेश वायुमंडल के स्थिर होने तक खाइयों को छोड़ने से बेहतर लगता है। कक्षा छोड़ते ही इतने सारे विशाल जहाजों के विस्फोट से शायद सभी को हफ्तों तक बारिश में जूझना पड़ेगा। और कोई हमें मछली पकड़ने के जाल और भारी जंजीरें लाकर दे, जिन्हें नदी के उस पार बांधकर मलबा रोक दिया जाए। निको आगे कहता है, पुल ही उनके यहाँ होने का कारण है, और अगर नदी में आने वाली अपरिहार्य बाढ़ इसे नुकसान पहुंचाती है, तो उनका मिशन विफल हो जाएगा। नदी का दूर का किनारा उस गांव से नीचा है जहां वे रुके हुए हैं, इसलिए अगर वे नीचे की ओर आने वाली किसी भी चीज से कृत्रिम अवरोध पैदा करते हैं, तो सड़क पर भी पानी भर जाएगा और हल्के वाहनों का आवागमन हफ्तों तक बाधित रहेगा। अच्छी बात है कि उनके पास प्रावधान है। उनका डर सही साबित होता है। पहले ही घंटे में पेड़ नीचे की ओर बहने लगते हैं, तारित के क्रोध द्वारा पकड़े जाते हैं और अपने अस्थायी बांध के लिए उन्हें नदी की तलहटी में सीधा खंभों की तरह धकेल देते हैं। इसके बाद फावड़े से पानी का रुख उत्तर की ओर मोड़ दिया जाता है और पहले से अच्छी तरह से देखभाल किए गए खेत दलदल में बदल जाते हैं। लेकिन बारिश कम होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हमें द्वीप पर छुट्टी देने के लिए बेड़े की ओर से यह बहुत बड़ी कृपा है ना? जब पैदल सेना के अधिकारी शाम के भोजन के लिए एकत्र होते हैं तो कोलमार मजाक करते हैं। हालांकि ईंधन स्नान के बिना भी काम चल सकता था। कम से कम ईंधन की बाढ़ दुश्मन की बढ़त को धीमा कर रही है। कैप्टन कैटन सहमत हैं। शायद उन्हें कहीं बीच में बने पुल की परवाह नहीं है, जबकि बाकी सब कुछ चल रहा है। एक लेफ्टिनेंट उम्मीद से कहता है, जिससे अन्य लोग हंस पड़ते हैं। हम यूं ही कहीं बीच में नहीं हैं। अपराधी, ये दो बड़े शहरों के बीच का मुख्य राजमार्ग है, क्योंकि अब मुख्य मोटरमार्ग नष्ट हो चुके हैं। यकीन मानिए, उन्हें परवाह है। कोलमार उस युवा अधिकारी की नादानी पर हंसते हुए कहता है। उसने अभी अभी ऑफिसर स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी जब उसकी यूनिट को सेंट्रल बैंक को हैक करने का शानदार आइडिया आया।
जहां तक किसी को पता है, ये युद्ध का उसका पहला अनुभव था। जिस लोडर से उन्होंने चोरी की थी, वह अब दोहरा काम कर रहा है। एक तो वह खायों के तल के लिए बजरी ला रहा है ताकि उन्हें वर्षा के पानी के बहाव से बहने से बचाया जा सके, और दूसरा वह ऊपर की ओर एक बर्म खोद रहा है ताकि बढ़ते पानी को गांव से दूर रखा जा सके। लाइन मेचा कृषि उपकरणों का उपयोग करके यथासंभव मदद कर रहे हैं, और मैक्स का गणित कहता है कि जब तक स्थिति फिर से नहीं बदलती, तब तक वे सुरक्षित रहेंगे। यह उन कई इकाइयों के लिए कही गई बात से बेहतर है जो रिपोर्ट कर रही हैं कि वे नष्ट हो चुकी इमारतों में फंस गई हैं या उनकी पूरी टीमें उग्र पानी में बह गई हैं। 3 दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ, जब तक कि मैक्स को अचानक सुरक्षित कमांड चैनल पर एक संदेश नहीं मिल गया। स्टालवार्ट, ये फालेंक्स क्लास कार्पेनोक्टिम है जो भारी सुरक्षा के साथ उत्तर की ओर जा रहा है। हमें पता लगाना है क्या पुल खड़ा है। कार्पेनोक्टिम, मैं स्टालवार्ट हूँ। मैं पुष्टि करता हूँ कि पुल सही सलामत है। इस समय प्रकाश या पैदल सेना की सहायता की अनुशंसा नहीं की जाती। बढ़ते जलस्तर के कारण पुल के उत्तर में भूभाग जलमग्न हो गया है। मैक्स जवाब देता है, समझ गया स्टालवार्ट। लाइट सपोर्ट को एक वैकल्पिक मार्ग दिया गया है। मैक्स को यकीन नहीं है कि वे सब कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उसे उम्मीद है कि वैकल्पिक रास्ता हेलीकॉप्टर से होगा। रेडियो पर चल रही बातचीत से पता चलता है कि सिग्नस की कम से कम 3 दुकानें गहरे समुद्र में गिर गईं, जिससे समुद्र तल से 50 मीटर से ज्यादा पानी वायुमंडल में उबल गया। यहां अपने दौरे के दौरान बारिश का अंत देखना तो दूर की बात है, इसके नतीजे शायद किसी सामूहिक विलुप्ति की घटना और किसी पौराणिक ग्रहीय बाढ़ के बीच के होंगे। उस उथली झील को देखकर, जो कभी उपजाऊ खेत हुआ करती थी, मैक्स को यकीन हो जाता है। लेकिन वे निचले इलाकों में भी हैं, और जब पानी उनकी रक्षा के लिए कोई रणनीतिक महत्व नहीं रखता, तो उन्हें ऊंचे इलाकों में ले जाया जा सकता है। कार्पेनोक्टिम अपने संदेश के ठीक 1 घंटे बाद आधी रात को काले रंग से रंगी अपनी पूरी शान के साथ प्रकट होता है, 200 क्रूसेडर क्लास मेचा के साथ सड़क पर दोहरी कतार में मार्च करते हुए। स्टेलवार्ट, क्या आपके पास इस क्षेत्र में डूबे मुख्य जहाज के बारे में कोई प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्ट है? तब से क्षेत्रीय राजधानी के पास की इकाइयों से संपर्क टूट गया है। शक्तिशाली फेलेंक्स क्लास मेचा का पायलट पूछता है। ऑर्बिटल लांस द्वारा जहाज को नष्ट कर दिया गया। लगभग 100 ड्रॉप पॉड्स उनकी तैनाती के भीतर थे। उन्हें जमीन से भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा, लेकिन अंतर्तारकीय ड्राइव विस्फोट ने मेचा को भारी नुकसान पहुंचाया होगा और अधिकांश डिजिटल सर्किटरी को विद्युत चुंबकीय स्पंदन से अधिभारित कर दिया होगा। सेंसर ने इसे यहां रिकॉर्ड किया, लेकिन इस दूरी पर क्षति नगण्य थी। इसके बाद मैक्स उसे उस दिन के लिए बनाई गई अपनी युद्ध रिपोर्ट भेजता है, जिसमें निको और अन्य अधिकारियों की रिपोर्ट भी शामिल होती है। गड़गड़ाहट अभी भी इतनी नियमित है कि उनके सेंसर यह नहीं बता सकते कि दूरी पर कोई लड़ाई हो रही है या नहीं, लेकिन विस्फोट की ऊंचाई को देखते हुए उनके संवेदनशील रेडियो उपकरणों के लिए नहीं तो कम से कम जीवित बचे लोगों के लिए आशा तो है। अगले 24 घंटों में टुकड़ियों के लौटने की उम्मीद है स्टालवार्ट। हम उस शहर पर फिर से कब्जा करने जा रहे हैं, और उनके क्षतिग्रस्त रक्षक तुम्हारे स्थान से होकर उस क्षेत्र से निकल जाएंगे। किसी भी कीमत पर रुको। 500 किलोमीटर तक नदी पर कोई और पुल नहीं बचा है। समझ गया कार्पेनोक्टिम, और सम्राट का अपना भाग्य वर्तमान रक्षकों के लिए। मैक्स जवाब देता है और विशालकाय मेचा अपनी इकाइयों को पुल के पार ले जाता है। वे एकल पंक्ति में चलते हैं। सुरक्षा के लिए एक समय में पुल पर केवल एक इकाई होती है। उन्हें ये पता नहीं होता कि कहीं कोई छिपी हुई क्षति तो नहीं है, और वे शीघ्र ही दूर चले जाते हैं। मैक्स और उसकी टुकड़ी को ज्यादा देर तक तूफान का मजा नहीं मिल पाता। विद्रोही क्रूसेडरों का एक दस्ता नदी के किनारे पूर्व की ओर बढ़ रहा है, और लगभग 7 मीटर गहरे कीचड़ भरे बाढ़ के पानी में अस्थायी राफ्टों पर अपने हल्के सहायक मेचा को खींच रहा है। पश्चिमी क्षेत्र की रक्षा। उन मेचा को पुल की नजर में न आने दें। गांव अभी सीधी नजर को रोक रहा है, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। मैक्स निर्देश देता है, और कई हल्के मेचा खायों के बीच से अपनी जगह बदलते हैं ताकि नजदीक आ रहे दुश्मनों पर साफ निशाना साध सकें। दुश्मन काफी दयनीय स्थिति में दिख रहा है, बुरी तरह क्षतिग्रस्त है तथा अपना समर्थन वापस ले रहा है, लेकिन हताशा के कारण वह पुल के लिए और भी बड़ा खतरा बन गया है। जैसे ही लाइट मेचा ने अपनी गोलाबारी शुरू की, जिससे 2 प्रमुख मेचा अपंग हो गए, मैक्स उनके लक्ष्यीकरण डेटा का इस्तेमाल करता है जो यूनिट को भेजा जा रहा था, ताकि अप्रत्यक्ष गोलाबारी शुरू हो सके। पहला गोला एक बजरे से टकराता है, जिससे लाइट मेचा का एक पंख पानी में गिर जाता है। एक आदर्श दुनिया में लाइन मेचा सीलबंद होते हैं और पानी के नीचे या अंतरिक्ष में काम कर सकते हैं, लेकिन ये सभी इकाइयां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं और इनके जलरोधी होने की संभावना कम ही है।
वे अभी भी नदी में अवरोध के ऊपर की ओर हैं, इसलिए उनके पुल में बह जाने का कोई वास्तविक डर नहीं है। लेकिन मैक्स पूर्वी खाइयों पर मौजूद मेचा विंग 3 तथा पकड़े गए सेंटिनल्स को नदी के अंदर से आने वाले मेचा संकेतों पर नजर रखने का आदेश देता है। सभी क्रूसेडर्स तुरंत ही अपाहिज हो जाते हैं और हल्के मेचा उनके राफ्टों को काटकर मुक्त कर देते हैं और उन्हें उत्तर की ओर कार्पे नोक्टिम और उसके सहारे की ओर तेज बहते पानी में बहा ले जाते हैं। अगर वे भाग्यशाली रहे तो मेचा इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं कि वे उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन मैक्स को शक है कि ऐसा नहीं होगा। युद्ध विराम, अपना गोला बारूद बचाकर रखो। मैक्स शत्रुता समाप्त करने का आह्वान करता है। वह सचमुच उन नष्ट हो चुकी इकाइयों को अपने लोगों के इस्तेमाल के लिए वापस लाना चाहेगा, लेकिन अभी उन तक पहुंचने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है। इसके बजाय उन्हें उस रास्ते से आने वाली अगली इकाई के लिए पानी में डूबी हुई बाधाओं का काम करना होगा। कार्पे नोक्टेम को उस शाम वह मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी, युद्ध के लगातार रेडियो सिग्नल और क्षितिज पर भारी हथियारों की चमक के साथ। फिर आधी रात से ठीक पहले एन्क्रिप्टेड फ्रीक्वेंसी पर संचार में एक और जानी पहचानी आवाज शामिल हुई। स्पेयर पार्ट्स के लिए शुक्रिया मॉर्निंग ग्लोरी। शाइनिंग डार्कनेस पूरी क्षमता पर वापस आ गया है। इंटरकॉम पर जनरल टेनेंट की आवाज आती है। मौसम के मौजूदा पैटर्न से संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र में सुबह तक बारिश में कमी आनी शुरू हो जाएगी। 17वें बिंदु पर जाएं और योजना C-25 को लागू करें। कार्पे नोक्टेम का पायलट निर्देश देता है, जिसके जवाब में उसे केवल एक सकारात्मक बीप सुनाई देती है। रात के समय कम बारिश होना एक वरदान था। गांव के कई तहखानों में पहले ही पानी भर चुका था और वहां आपूर्ति की सुरक्षा को लेकर चिंता थी, लेकिन इस राहत ने उनके जीवन में एक पुराने दुश्मन को भी वापस ला दिया। आने वाले बमवर्षक निको ने उस रात तीसरी बार आह भरी, क्योंकि विद्रोहियों ने फालिंग्स प्लास मेचा के दो तरफा हमले से बचने के लिए अपने सैनिकों के लिए रास्ता खोलने की पूरी कोशिश की। हालांकि मैक्स के लिए ये सब निशाना लगाने का अभ्यास था। पल्स लेजर बैटरी की रेंज अविश्वसनीय थी, खुली हवा में दागे जाने पर 20 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक एकरूपता बनाए रखती थी, और उसके निशाना लगाने के कौशल के साथ ये हवा में घातक चीजें भरने में लगभग एक फ्लैक तोप जितनी ही कुशल थी। मुख्य अंतर ये था कि लेजर बहुत तेज गति से चलते हैं, चकमा नहीं दिए जा सकते लेकिन फटते नहीं हैं। इसलिए मैक्स पर पूरी जिम्मेदारी है कि वह आसमान में बमवर्षकों पर सीधा हमला कर सके, अपने हथियार की फायरिंग में देरी और दुश्मन की गति के पैटर्न की गणना करके। ये तथ्य कि उसका हथियार एक ट्रेसर राउंड के रूप में कार्य करता है, मैक्स द्वारा लक्ष्य पर फायर करने वाली किरणों के अभ्यस्त होने से पहले अविश्वसनीय रूप से उपयोगी था, जिसे उसने स्प्लिट फायर के साथ चुनने के 1/4 सेकंड बाद चुना था, लेकिन यह विपरीत दिशा में भी काम करता था और दुश्मन ने अपने रक्षात्मक हथियारों के साथ जमीन में उसके छेद पर वापस फायर करना शुरू कर दिया। शानदार काम स्टालवार्ट। कौन जानता था कि एंटी इन्फेंट्री लेजर बमवर्षकों के खिलाफ इतने अच्छे हो सकते हैं। लेफ्टिनेंट बेकी उसे बधाई देती है क्योंकि सूरज उग रहा है, जिसने अतीत में दैनिक बमबारी के प्रयासों के अंत का संकेत दिया है। बहुत कारगर है, लेकिन ये कुछ खुद पर ही स्पॉटलाइट डालने जैसा है। मुझे पुल से दूर एक नई जगह ढूंढो जहां बचाव और अप्रत्यक्ष गोलाबारी के लिए अच्छी नजरें हों। मैक्स अपने चारों ओर हो रहे विनाश का जायजा लेते हुए लाइट मेचा अधिकारी को निर्देश देता है। उसका अपना छिपने का ठिकाना अभी भी इलाके में सबसे गहरा है, लेकिन उतना नहीं जितना वह चाहता है। अगर दुश्मन का निशाना उस पर कम सटीक होता तो पुल क्षतिग्रस्त हो सकता था। जब एक नई जगह चुनी जाती है, मैक्स लैंडर की ओर बढ़ता है और शाम भर बार टकराने के बाद अपने ऊपरी कवच की मरम्मत करवाता है। वह निको की चाल से सीखकर अपने मेचा के ऊपर एक कवच प्लेट और एक नया छद्म वाहन लगवाने का फैसला करता है, क्योंकि पुराना वाहन चकनाचूर हो चुका था।